हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 4। और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 4 में हम यूनिट वाइज वन शॉट रिवीजन कर रहे हैं। इससे पहले हम 2 यूनिट का वन शॉट रिवीजन कंप्लीट कर चुके हैं, यूनिट नंबर 3 एंड यूनिट नंबर 4। और आज हम यूनिट नंबर 5 का रिवीजन करेंगे और यूनिट नंबर 5 है हमारे पास स्टैटिस्टिकल टेक्निक थर्ड। तो सबसे पहले यूनिट नंबर 5 का सिलेबस देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू एकेटीयू यूनिवर्सिटी यूनिट नंबर 5 है हमारे पास स्टैटिस्टिकल टेक्निक थर्ड। और स्टैटिस्टिकल टेक्निक थर्ड के अंदर हमें 2 टॉपिक पढ़ने हैं, जिसमें से पहला टॉपिक है टेस्टिंग और हाइपोथेसिस और दूसरा टॉपिक है स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। अब मैं आपको यहां पर बताता हूं कि यूनिवर्सिटी एग्जाम में कौन से टॉपिक से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर सबसे पहले टेस्टिंग और हाइपोथेसिस, यहां से 2 लॉन्ग क्वेश्चन हमेशा यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आपको मालूम है लॉन्ग क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है, 7 मार्क्स का। और प्लस एक यहां से 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी हमेशा यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जाता है। तो टेस्टिंग और हाइपोथेसिस से आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में 16 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे। आज समझ में आ गई। अब बात करते हैं दूसरे टॉपिक की, स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। यहां से एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन कंफर्म पूछा जाता है और एक यहां से 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है, यानी कि यहां से आपको 9 मार्क्स का मिलेगा। आज समझ में आ गई। अब यहां पर बात करते हैं कि टेस्टिंग और हाइपोथेसिस के अंदर कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं। तो यहां पर हम सबसे पहले पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ सैंपलिंग थ्योरी, उसके बाद हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, टेस्टिंग हाइपोथेसिस, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एंड कॉन्फिडेंस लिमिट। और ये सभी टॉपिक बहुत छोटे छोटे से टॉपिक हैं, डेफिनेशन है ये, यानी कि थ्योरेटिकल पार्ट है इस चैप्टर का। इस टॉपिक का क्या है, थ्योरेटिकल पार्ट है। और यहां से जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है वो इन्हीं में से कोई भी टॉपिक की डेफिनेशन आपसे 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। बात समझ में आ रही है। देखिए यहां से 2 मार्क्स के अंदर थ्योरी का ही क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली हर साल। तो अगर आप ये डेफिनेशन को अच्छे से समझ लेंगे तो यहां से आप एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। बात समझ में आ गई। अब हो सकता है कुछ स्टूडेंट ऐसा सोचें कि सर इतने सारे टॉपिक हमें पढ़ने होंगे, वो भी केवल 2 मार्क्स के लिए, तो क्या हम इसको स्किप कर सकते हैं। तो नहीं, आपको ये स्किप नहीं करना है। रीजन क्या है, क्योंकि ये इस चैप्टर का बेसिक पार्ट है। बात समझ में आ रही है। ये अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आगे का भी आपको आसानी से समझ में आएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। दूसरा यहां पर है टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस ऑफ मीन। इस टॉपिक के अंदर 3 टेस्ट आपको पढ़ने हैं। हमारे सिलेबस में केवल 3 ही टेस्ट हैं। कौन कौन से, टी टेस्ट, जेड टेस्ट और काई स्क्वायर टेस्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि इस बार यूनिवर्सिटी ने सिलेबस को चेंज किया, यानी कि आप जो सिलेबस पढ़ रहे हैं वो नया सिलेबस है। लास्ट ईयर तक का जो सिलेबस था वो अलग था। बात समझ में आ रही। हालांकि बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है, लेकिन फिर भी सिलेबस में कुछ चेंजेस हैं। जैसे कि यहां पर ही आप देखिए, जो लास्ट ईयर तक का सिलेबस था उसमें टी टेस्ट था, एफ टेस्ट था और काई स्क्वायर टेस्ट था। लास्ट ईयर के सिलेबस में जेड टेस्ट नहीं था। इस बार जेड टेस्ट को इंक्लूड करा है और एफ टेस्ट को यहां से हटा दिया गया है। तो ध्यान रखना, कोई भी स्टूडेंट गलती से एफ टेस्ट को ना पढ़े। एफ टेस्ट आपको नहीं पढ़ना है, आपको जेड टेस्ट पढ़ना है। बात समझ में आ गई। और ये जो 3 टेस्ट हमारे पास हैं, इन्हीं 3 टेस्ट के अंदर से आपको 2 लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे 7 मार्क्स में। स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल की अगर मैं बात करूं तो देखिए यहां से भी 2 मार्क्स में अगर क्वेश्चन आएगा तो थ्योरी का ही आएगा। और क्या क्वेश्चन आएगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। या तो आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, या फिर आपसे पूछा जाएगा व्हाट आर कंट्रोल चार्ट्स। यानी कि यहां से 2 ही क्वेश्चन है जो 2 मार्क्स में बन सकते हैं। तो आप यहां पर ये स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल की डेफिनेशन और कंट्रोल चार्ट्स को अच्छे से पढ़ के जाए तो यहां से आपको ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन मिल जाएगा। और बाकी जो नीचे हमारे पास कंट्रोल चार्ट है, देखिए पहला है कंट्रोल चार्ट फॉर वेरिएबल, जहां पर हम एक्स और आर चार्ट पढ़ेंगे। और दूसरा हमारे पास यहां पर है कंट्रोल चार्ट फॉर, यहां पर एट्रीब्यूट्स है, कंट्रोल चार्ट फॉर एट्रीब्यूट्स। इसके अंदर पी चार्ट, एनपी चार्ट एंड सी चार्ट हमें पढ़ना है। यानी कि टोटल हमें 5 चार्ट पढ़ने हैं। कौन कौन से, एक्स और आर चार्ट, पी, एनपी और सी चार्ट। और इन 5 चार्ट में से एक लॉन्ग क्वेश्चन, यानी कि एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन 100% यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये तो था हमारा पूरे यूनिट का जो हमारा सिलेबस है उसका एनालिसिस। तो ये यूनिट नंबर 5 का हमारा कंप्लीट सिलेबस है। और मैं वन शॉट रिवीजन के अंदर आपको इस कंप्लीट सिलेबस का रिवीजन कराऊंगा। बात समझ में आ रही। यहां पर हम किसी भी टॉपिक को स्किप नहीं करेंगे।
आपको क्या करना है ये भी मैं बता देता हूं। आपको रजिस्टर और पेन लेकर के बैठना है। यहां पर मैं आपको जितने भी फॉर्मूले बताता हूं उन सभी फॉर्मूलों को आपको नोट करना है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि आप पहले से जानते हैं कि स्टैटिक्स के अंदर फॉर्मूलों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आपको सारे फॉर्मूले आते हैं तो उसके बाद सिर्फ आपको क्या करना है, क्वेश्चन को करने का जो प्रोसीजर है, जो पैटर्न है, उसको समझना है और कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन करने के लिए आपके पास कैलकुलेटर अवेलेबल रहेगा। तो आपको यहां पर जितने भी फॉर्मूले आते हैं सबको नोट करना है। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा आप उनको सॉल्व करेंगे। देखिए यहां पर मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व किए हुए हैं, मैं केवल आपको करने का तरीका बताऊंगा। देखिए अगर मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो वन शॉट रिवीजन में कंप्लीट यूनिट का रिवीजन पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने क्वेश्चन पहले से ही सॉल्व किया है। मैं यहां पर सिर्फ आपको यह बताऊंगा कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है और आप उसको रजिस्टर में सॉल्व करके प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं बहुत ही कम समय में। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला टॉपिक। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या स्टार्ट करना है, टेस्टिंग और हाइपोथेसिस, और इसमें हम पहले इसका बेसिक पार्ट को रिवाइज कर लेते हैं, है ना। तो जल्दी से इसका बेसिक पार्ट को रिवाइज करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले यहां पर हम देखेंगे कि पॉपुलेशन क्या है ना। बेसिक टर्म्स ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग में पहली जो हमारी बेसिक टर्म है वो क्या है, पॉपुलेशन, या जिसको हम यूनिवर्स भी कहते हैं। तो देखिए पॉपुलेशन क्या है, यहां पर ध्यान दीजिएगा। स्टैटिस्टिक्स के अंदर पॉपुलेशन का यहां पर मतलब है एनी कलेक्शन ऑफ, अब वो कलेक्शन देखिए कोई भी कलेक्शन हो सकता है, चाहे मेंबर का हो या फिर ऑब्जेक्ट्स का हो या डेटा का हो। देखिए वही चीज यहां पर लिखी है, एनी कलेक्शन, कोई भी कलेक्शन, चाहे किसी भी इंडिविजुअल का हो, मेंबर्स का हो, ऑब्जेक्ट्स का हो, या कोई भी एक्सपेरिमेंटल डेटा का कलेक्शन हो, उसको हम क्या कहेंगे, पॉपुलेशन कहेंगे। जैसे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, मान लीजिए एक बास्केट है और उसके अंदर क्या है, ग्रेप्स है। बास्केट के अंदर क्या है, ग्रेप्स है। तो उस बास्केट के अंदर जितने भी ग्रेप्स हैं, मान लीजिए उनकी काउंट आप उनको करिए, तो वो जो नंबर ऑफ ग्रेप्स हैं उसी को हम क्या कह सकते हैं, पॉपुलेशन कह सकते हैं। बात समझ में आ रही, यानी कि एक बास्केट के अंदर जो ग्रेप्स होंगे उसको हम क्या कहेंगे, पॉपुलेशन। अब यहीं पर देखिए इसी एग्जांपल को थोड़ा सा और हम एक्सटेंड करते हैं। मान लीजिए अभी तो आपके पास एक बास्केट के उसके अंदर ग्रेप्स है, आप उनको काउंट कर सकते हैं। लेकिन अब मैं आपसे कहता हूं कि एक बाग है जो कि बहुत बड़ा है और उसके अंदर जो नंबर ऑफ ग्रेप्स है वो भी पॉपुलेशन है। तो क्या एक बाग के अंदर जो नंबर ऑफ ग्रेप्स होंगे उनको काउंट करना पॉसिबल होगा? तो देखिए वहां पर नंबर ऑफ ग्रेप्स क्या बहुत ज्यादा है, तो आप कहेंगे सर वो तो अनकाउंटेबल है। यानी कि हम यहां पर ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि हमारे पास जो पॉपुलेशन होती है, यानी कि कोई भी कलेक्शन जो होता है, वो कलेक्शन फाइनाइट भी हो सकता है और वो कलेक्शन इनफाइनाइट भी हो सकता है। क्योंकि आप एक बास्केट के ग्रेप्स को तो काउंट कर सकते हो, लेकिन एक बड़े बाग के ग्रेप्स को काउंट नहीं कर सकते। तो इसीलिए पॉपुलेशन कितने टाइप की हो गई, दो टाइप की, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब यहां पर जो अनकाउंटेबल है, जिसको काउंट करना पॉसिबल नहीं है या बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, उसको हम क्या कहेंगे, इनफाइनाइट पॉपुलेशन। अब यहां पर इसी एग्जांपल को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अब मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि जो बहुत बड़ा बाग है ग्रेप्स का, उसके अंदर जो ग्रेप्स है उनको हमें क्या करना है, मतलब आपको ये बताना है कि वो जो ग्रेप्स हैं उनका टेस्ट कैसा है। बात समझ में आ रही है, भाई वो खट्टे हैं या मीठे हैं, किसी कोई भी पैरामीटर आप ले लीजिए, उनके टेस्ट को क्या करना है, चेक करना है। अब यहां पर जरा ध्यान दीजिए, क्या उस बाग के अंदर जितने भी ग्रेप्स हैं उनको टेस्ट करने के लिए क्या आपको सारे ग्रेप्स को टेस्ट करना होगा? देखिए अगर आप ऐसा करते हैं तो ये तो फिर इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर इनफाइनाइट ग्रेप्स हैं, कहां तक आप उनको टेस्ट करेंगे। तो अब टेस्ट कर, यानी कि अब हम कैसे पता लगाएं कि उस बाग के जो ग्रेप्स हैं वो कैसे हैं, उनका टेस्ट कैसा है। तो उसके लिए देखिए क्या प्रोसीजर क्या होता है, तरीका क्या होता है कि बाग के अंदर से हम क्या करते हैं, कुछ ग्रेप्स को सेलेक्ट कर लेते हैं एट रैंडम। एट रैंडम का मतलब है कि ऐसा नहीं आपने एक ही जगह से सबको ले लिया, ऐसा नहीं है। एट रैंडम आपको पूरे बाग के अंदर से कुछ ग्रेप्स को क्या करना है, सेलेक्ट करना है, वो भी एट रैंडम करना, बिना देखे, और उसके बाद आप उनको टेस्ट करेंगे। और उनको टेस्ट करने के बाद आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि उस बाग के जो ग्रेप्स हैं उनका टेस्ट कैसा है। बात समझ में आ गई? अब देखिए आपने उस बाग के अंदर से जो ग्रेप्स को सेलेक्ट किया टेस्ट करने के लिए, तो वो जो कलेक्शन है, जितने ग्रेप्स को आपने सेलेक्ट किया, उसी को हम क्या कहते हैं, सैंपल कहते हैं। आज समझ में आ गई? यानी कि अ फाइनाइट सबसेट ऑफ पॉपुलेशन इज नोन एज सैंपल। देखिए पॉपुलेशन मतलब जो पूरे बाग की जो ग्रेप्स है वो पॉपुलेशन है, और उसमें से जो आपने ग्रेप्स टेस्ट के लिए सेलेक्ट किए वो क्या हो गया, सैंपल हो गया। तो सीधी सी बात है, आपने सैंपल को लिया तो पॉपुलेशन के अंदर से ही है ना, तो इसका मतलब जो सैंपल है वो पॉपुलेशन का क्या हुआ, एक सबसेट हुआ। तो यहां तक मुझे लग रहा है ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि यहां पर स्टैटिक्स के अंदर
पॉपुलेशन का मतलब क्या है और सैंपल का मतलब क्या है। यहां पर मैंने एग्जाम्पल ग्रेप्स का लिया है, लेकिन ऐसा नहीं कि यहां पर हर जगह आपको ग्रेप्स देखने को मिलेगा, शायद कहीं भी ना मिले। तो यहां पर कहने का मतलब ये ग्रेप्स की जगह कोई मेंबर हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, कोई भी एक्सपेरिमेंटल डेटा आपको गिवन हो सकता है। तो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए सैंपल में वही लिखा है कि टू स्टडीज पॉपुलेशन, यानी कि अगर आप पॉपुलेशन को स्टडी करना चाहते हैं, पॉपुलेशन को अगर आप डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं, तो उसके लिए जरूरी नहीं कि आप पॉपुलेशन के हर मेंबर को चेक करें। उसमें से आप एक सैंपल ले सकते हैं और उसके बेसिस पर आप बता सकते हैं कि जो पॉपुलेशन है उसको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। भाई हम पॉपुलेशन की स्टडी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि या तो उसको हम एक्सेप्ट करेंगे या हम उसको रिजेक्ट करेंगे। बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ना सैंपल साइज, सैंपल साइज का मतलब क्या है कि भाई आपने जो सैंपल लिया है उसके अंदर कितने मेंबर्स हैं, या उसके अंदर कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, या उसके अंदर अगर हम एग्जांपल ग्रेप्स का ले रहे हैं तो उसके अंदर कितने ग्रेप्स हैं। दैट इज पॉपुलेशन सैंपल साइज। नाउ सैंपलिंग, तो सैंपलिंग ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। सैंपलिंग का मतलब है कि जो आप सैंपल ले रहे हैं चेक करने के लिए, है ना, तो उसको चेक करने का क्राइटेरिया क्या है। भाई चेक करने के क्राइटेरिया भी तो अलग अलग हो सकते हैं। आप जैसे ग्रेप्स का ही एग्जांपल है, तो उसमें आप ये चेक करना चाहते हैं कि ग्रेप्स खट्टे हैं या मीठे हैं, या जो आपका क्राइटेरिया है वो साइज का है। तो क्राइटेरिया अलग अलग हो सकते हैं कि किस बेसिस पर आप जो है वो सिलेक्शन कर रहे हैं, या किस बेसिस पर आप उसको चेक कर रहे हैं। तो ये तो थ्योरेटिकल पार्ट है, बस आपको समझना है। और एग्जाम में अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आता है तो वहां से मान लीजिए आपसे पूछ लेते हैं कि व्हाट इज पॉपुलेशन एंड सैंपल, तो आप वहां पर लिख देंगे उसकी डेफिनेशन। नाउ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, नाउ पैरामीटर एंड स्टैटिक्स। ये जो स्लाइड है, ये स्लाइड आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरे चैप्टर के अंदर पहला जो हमारा टॉपिक है टेस्टिंग और हाइपोथेसिस, पूरे टॉपिक के अंदर इसका यूज होना है। ध्यान दीजिएगा जरा। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर पैरामीटर क्या होता है और स्टैटिक्स क्या होता है। ध्यान दीजिए। देखिए पैरामीटर मतलब, अगर आप देखिए मान लीजिए आप पॉपुलेशन की स्टडी कर रहे हैं, तो पॉपुलेशन के लिए जो मेजरमेंट यूज होते हैं उनको हम पैरामीटर कहते हैं, और सैंपल के लिए जो मेजरमेंट यूज होते हैं उनको हम स्टैटिक्स कहते हैं। तो यहां पर स्टैटिक्स का मतलब क्या है? मेजर यूज फॉर सैंपल, और पैरामीटर का मतलब है मेजर यूज फॉर पॉपुलेशन। अब यहां पर ध्यान दीजिए कि कौन कौन से पैरामीटर या कौन कौन से मेजरमेंट हम पैरामीटर के लिए यूज करते हैं, पॉपुलेशन के लिए यूज करते हैं, और कौन कौन से मेजरमेंट हम सैंपल के लिए यूज करते हैं। ध्यान दीजिए। देखिए सबसे पहले पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे पॉपुलेशन के साइज की। तो देखिए जो पॉपुलेशन का साइज होता है, ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि पॉपुलेशन का साइज फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। लेकिन अगर पॉपुलेशन का साइज फाइनाइट है तो हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल एन से, और इनफाइनाइट भी है तब भी हम कैपिटल एन से ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो पॉपुलेशन साइज को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, सैंपल साइज को स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट नोटेशन है, बहुत जगह पर हम इनका यूज करेंगे, और जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी क्वेश्चन में इनका यूज होगा। नाउ नेक्स्ट देखिए पॉपुलेशन मीन। पॉपुलेशन मीन को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और सैंपल मीन को हम एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर किसी स्टूडेंट को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि यूनिट नंबर 3 में और यूनिट नंबर 4 में हम मीन के लिए म्यू को भी रिप्रेजेंट करते थे, और म्यू से भी रिप्रेजेंट करते थे मीन को, और एक्स बार से भी करते थे। यानी कि दोनों नोटेशन का यूज किया था हमने यूनिट नंबर 4 में। लेकिन इस यूनिट के अंदर आप पॉपुलेशन के मीन को म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, सैंपल के मीन को एक्स बार से रिप्रेजेंट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन की। तो पॉपुलेशन का जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है उसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे, और इससे पहले यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4 में भी हमने स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा से ही रिप्रेजेंट किया था। लेकिन यहां पर जो सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उसके लिए हम एक नया नोटेशन यूज करेंगे, दैट इज स्मॉल एस। समझ में आ रही? क्या यूज करेंगे? एस का यूज करेंगे। और आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे पॉपुलेशन वेरिएंस की। तो आप जानते हैं जो पॉपुलेशन वेरिएंस होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है। तो यहां पर सिग्मा का स्क्वायर हो जाएगा और यहां पर एस का स्क्वायर आ जाएगा। और लास्ट है पॉपुलेशन प्रपोर्शन। तो पॉपुलेशन प्रपोर्शन के लिए कैपिटल पी का यूज करेंगे, और सैंपल प्रपोर्शन के लिए स्मॉल पी का यूज करेंगे। बात समझ में आ गई? तो ये जो यहां पर आपके पास पैरामीटर और स्टैटिक्स के इंपॉर्टेंट मेजरमेंट हैं, ये सारे सिंबल आपको पता होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर इन सभी सिंबल का यूज होगा। जितने भी हमारे यहाँ पर 3 टेस्ट हैं सभी के अंदर। और आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर टॉपिक आता है दैट इज हाइपोथेसिस, या जिसको हम स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस कहते हैं।
तो सबसे पहले यहां पर बात को समझिए कि हाइपोथेसिस क्या है। देखिए एक्चुअल में हाइपोथेसिस अजम्पशन है। जैसे कि हम कोई भी क्वेश्चन जब स्टार्ट करेंगे तो वहां पर हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हाइपोथेसिस को लेना होगा, यानी कि वहां पर हमें अजम्पशंस लेने होंगे। अजम्पशंस क्या होंगे, ध्यान दीजिएगा। अजम्पशन का मतलब क्या है, यहां पर देखिए, अजम्पशन रिक्वायर्ड टू मेक डिसीजन अबाउट पॉपुलेशन। अगर आप पॉपुलेशन के बारे में कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, कोई डिसीजन आप बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए पहले आपको क्या करना होगा, अजम्पशन लेने होंगे। और ये अजम्पशन किसके बेसिस पर लेंगे, जो आपने सैंपल सेलेक्ट किया और सैंपल की जो आपने स्टडी की है उसके बेसिस पर आप क्या करेंगे, अजम्पशन लेंगे। किसके लिए, पॉपुलेशन के लिए, है ना। तो assumptions आर रिक्वायर्ड टू मेक डिसीजन अबाउट पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल इंफॉर्मेशन। अब आपने हाइपोथेसिस तो ले लिया, assumption आपने ले लिया, अब आपको क्या करना है, उस हाइपोथेसिस का टेस्ट करना है। भाई जो आपने एज्यूम किया, जैसे आपने देखा होगा मैथमेटिक्स में कई बार क्या होता है कि मैथमेटिक्स में हमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम वहां पर एजम्पशन लेते हैं, है ना, और फिर उस एजम्पशन जो हमने एज्यूम किया है, जो हमने एज्यूम किया है, उसको हम लास्ट में जाके क्या करते हैं, प्रूव करते हैं कि जो हमारी एजम्पशन थी वो करेक्ट थी या नहीं थी, ठीक है ना। और लास्ट में हम क्या रिजल्ट क्या लिखते हैं कि अगर हमारी एजम्पशन करेक्ट थी, अगर हमारी एजम्पशन करेक्ट थी, तो जो भी हमने एजम्पशन ली थी, यानी कि उस क्वेश्चन का जो भी हमने कंक्लूजन कंसीडर किया था वो क्या है, सही है। और अगर हमारी अजम्पशन रॉन्ग हो जाती है तो इसका मतलब जो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था वो चीज आप क्या प्रूव कर देंगे कि वो गलत है। क्लियर है। तो यहां पर हमें क्या लेना, अजम्पशन लेना है, और उसके बाद उसको क्या करना है, टेस्ट करना है, डिसाइडिंग हाइपोथेसिस टू बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। यानी कि जो आपने अजम्पशन लिया, जो हाइपोथेसिस आपने ली है, उस हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, इसके लिए आप क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। बात समझ में आ गई। अब देखिए ध्यान दीजिए, यहां पर जो हाइपोथेसिस है, हमें दो हाइपोथेसिस लेनी होती है, एक नल हाइपोथेसिस और एक ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। मतलब समझिए इसका क्या है, नल हाइपोथेसिस का मतलब है कि आप वहां पर देखिए, टेस्ट अंडर द अजम्पशन दैट इट इज ट्रू, यानी कि आप ये मान के चलेंगे कि जो आपने अजम्पशन लिया है ना, जो अजम्पशन आपने लिया है वो करेक्ट है, जो भी अजम्पशन आपने कंसीडर किया है वो क्या है, करेक्ट है, आप ये मान के चलेंगे। क्लियर है। यानी कि आपको ये पहले से ही सोच करके चलना है कि आपने जो हाइपोथेसिस ली है वो ट्रू है और उसके ऊपर काम करना है। बात समझ में आ गई। लेकिन आपने वो केवल एज्यूम किया है कि वो ट्रू है, हो सकता है कि वो ट्रू ना, हो सकता है कि वो ट्रू ना। तो ये कब पता चलेगा आपको कि वो ट्रू है या नहीं है, ये पता चलेगा आपको अपने क्वेश्चन के एंड में। क्लियर है। तो अगर मान लीजिए आपने जो हाइपोथेसिस ली थी एच नॉट, हाइपोथेसिस को हम यहां पर, नल हाइपोथेसिस को हम एच नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, तो जो आपने लिया था अगर मान लीजिए वो करेक्ट नहीं है, वो क्या है, करेक्ट नहीं है, तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बात समझ में आ गई। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर वो करेक्ट नहीं है तो करेक्ट क्या है, तो आप स्टार्टिंग में ही एक और हाइपोथेसिस को एज्यूम करेंगे जिसको हम कहते हैं ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, और रिप्रेजेंट करते हैं H1 से। किससे, H1 से। अब ध्यान दीजिए, इट इज अ कॉम्प्लीमेंट्री हाइपोथेसिस। अगर ये रिजेक्ट होगी तो ये एक्सेप्ट होगी, ये कंफर्म है। यानी कि दोनों में से एक ना एक तो ट्रू होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों ही ट्रू ना हो। अगर ये ट्रू हुआ तो ये फॉल्स होगा, और अगर ये फॉल्स हुआ तो ये ट्रू होगा। यानी कि दोनों में से एक अजम्पशन को आप क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, और एक को क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। और यही देखो यहां पर लिखा है एच नॉट, मतलब एच नॉट का मतलब है नल हाइपोथेसिस, H1 का मतलब है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अगर एच नॉट एक्सेप्ट होगा तो H1 रिजेक्ट होगा, और अगर एच नॉट रिजेक्ट होगा तो H1 एक्सेप्ट होगा। क्लियर है। उसके बाद आता है यहां पर, अब देखिए ये तो हमने यहां पर एजम्पशन तो हमने देख लिया कि भाई हाइपोथेसिस क्या है, अजम्पशन है। लेकिन ये जो हाइपोथेसिस है इसको टेस्ट कैसे करेंगे, कौन कौन से टेस्ट हैं जिनकी हेल्प से हम हाइपोथेसिस को क्या करेंगे, चेक करेंगे। ध्यान दीजिएगा जरा, द टेस्ट विच एनेबल अस टू डिसाइड वेदर नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। यानी कि वो टेस्ट जिनकी हेल्प से हम नल हाइपोथेसिस को या तो एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे, वो कौन कौन से हाइपोथेसिस हैं, तो उस कौन कौन से टेस्ट हैं, तो उसके अंदर हमारे देखिए यहां पर टोटल 5 टेस्ट होते हैं वैसे। लेकिन अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो केवल 3 है। मैंने यहां पर 4 लिखे हैं, 4 मैंने इसलिए लिखे हैं क्योंकि जो एफ टेस्ट है वो हमारे सिलेबस में इस बार नहीं है, वो हमारे सिलेबस में इस बार नहीं है, हमारे सिलेबस में जेड टेस्ट। तो 3 टेस्ट हमें पढ़ने अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। वैसे टोटल यहाँ पर 5 टेस्ट होते हैं, एक टेस्ट और भी होता है जो इस बार सिलेबस में नहीं है। तो टी टेस्ट, जेड टेस्ट और काई स्क्वायर टेस्ट। और मैं देखिए
ऑलरेडी आपको बता चुका हूं इन 3 टेस्ट के अंदर से आपको 2 लॉन्ग क्वेश्चन मिलेंगे। और यहां पर भी जनरली क्या होता है कि जो पहले 2 टेस्ट हैं यहां से दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा 7 मार्क्स का। अब वो क्वेश्चन टी टेस्ट का भी हो सकता है, जेड टेस्ट का भी हो सकता है ना, टी टेस्ट का भी हो सकता है और जेड टेस्ट का भी हो सकता है। और एक क्वेश्चन आपका यहां से आएगा, कंफर्म है, काई स्क्वायर टेस्ट। यानी कि तीनों टेस्ट में भी सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट कौन सा है? काई स्क्वायर टेस्ट है, जहां से 100% आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। बात समझ में आ गई? और जनरली क्या होता है कि ये दोनों क्वेश्चन ऑप्शन में आते हैं कि या तो आप इसको अटेम्प्ट करिए या इसको अटेम्प्ट करिए। तो कहने का मतलब है ऐसे स्टूडेंट जो पूरा नहीं पढ़ना चाहते, वो चाहे तो यहां से काई स्क्वायर टेस्ट को पढ़ लें, इनको छोड़ सकते हैं। लेकिन मैं उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं जो पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना चाहते। अगर आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो मेरा ये सजेशन है कि आप तीनों टेस्ट को पढ़ के जाइए। दूसरी एक चीज और, अगर आपको टी टेस्ट और जेड टेस्ट आता है तो काई स्क्वायर टेस्ट आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि तीनों टेस्ट में माइनस का डिफरेंस होता है, तीनों टेस्ट लगभग एक ही जैसे होते हैं। क्लियर है? और आगे बढ़ते हैं ना, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। नेक्स्ट क्या है हमारा टॉपिक यहाँ पर? लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का मतलब है यहाँ पर प्रोबेबिलिटी की वो वैल्यू जिसके बाद हम हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर सकते, जिसके बाद हम हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर सकते। जैसे कि यहां पर मैंने समझाया नॉर्मल कर्व से, हमने ये यूनिट नंबर 4 में हम पढ़ चुके हैं, यूनिट नंबर 4 में हम पढ़ चुके हैं। तो अगर हमारी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू एक पर्टिकुलर इंटरवल के रेंज के बाहर चली जाती है, यानी कि अगर प्रोबेबिलिटी की वैल्यू इस पार्ट के बाहर चली जाती है, तो हम कहेंगे कि हमारा जो हाइपोथेसिस है उसको हम रिजेक्ट करेंगे, और अगर ये इसके अंदर रहेगी तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो उसी को हम कहते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की वैल्यू या तो क्वेश्चन में आपको गिवन होगी, है ना, या तो आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, और जनरली आपके पास जितने भी क्वेश्चन आपकी बुक में दिए होंगे सभी क्वेश्चन के अंदर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस या तो 5% होगा या 1% होगा। और इसमें भी आपके 99% क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% है, केवल 1% ही लेवल ऑफ 1% क्वेश्चन ही ऐसे होंगे जहां पर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 1% दिया होगा। एक और इंपॉर्टेंट बात, ये तो उन क्वेश्चन की बात हुई जिनमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन होता है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन तो ऐसे भी होते हैं जहां पर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन ही नहीं होता। तो जहां पर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन नहीं है, उन क्वेश्चन के अंदर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को आप कंसीडर करेंगे 5%। तो मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि आपको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना लेना है, 5% लेना। बाकी यहां पर इस कर्व की इंपॉर्टेंस नहीं है, ये कर्व आपको यहां पर नहीं बनाना है। यूनिट नंबर 4 में याद करिए जब हमने पढ़ा था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो वहां पर हम हर एक क्वेश्चन में, मतलब हमने वहां पर जितने भी क्वेश्चन को सॉल्व किया था सभी के अंदर इस कर्व को बनाया था, लेकिन यहां पर नहीं बनाना है। अब आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, और अब हम बात करेंगे टी टेस्ट की। देखिए 3 टेस्ट है हमारे पास। कितने टेस्ट है? 3 टेस्ट है ना। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर या टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस हमारे पास कितने? 3 जो हमारे सिलेबस में है, टी टेस्ट, जेड टेस्ट और काई स्क्वायर टेस्ट। ये हमारे सिलेबस में नहीं है। तो अब हम यहां पर बात करेंगे टी टेस्ट। इसकी बात करेंगे टी टेस्ट, या इसको हम कहते हैं स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट भी इसको कहा जाता है। तो सबसे पहले आपको यहां पर क्या समझना है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको यहां पर समझना है कि ये जो टी टेस्ट है ये एप्लीकेबल कहां पर होता है। तो ये सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए। क्यों मालूम होना चाहिए? क्योंकि देखिए जो 3 टेस्ट आपके सिलेबस में हैं, टी टेस्ट, जेड टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, कई बार क्वेश्चन में मेंशन नहीं होता कि आपको कौन सा टेस्ट लगाना है, और कई बार क्या बहुत सारे क्वेश्चन में मेंशन नहीं होता है कि आपको कौन सा टेस्ट अप्लाई करना है। तो वहां पर आपको क्वेश्चन को रीड करने के बाद क्वेश्चन को समझना होगा कि उसमें टेस्ट कौन सा लगाएं। बात समझ में आ रही? और देखिए यहां पर भी जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है वो टी टेस्ट और जेड टेस्ट के क्वेश्चन के अंदर होता है। क्यों? क्योंकि यहां पर जनरली मेंशन नहीं होता कि कौन सा टेस्ट है। इसमें तो फिर भी ज्यादातर क्वेश्चन में मेंशन होता है कि आपको काई स्क्वायर टेस्ट से करना है। तो कैसे पहचानेंगे कि क्वेश्चन टी टेस्ट का है या जेड टेस्ट का है? तो ध्यान दीजिएगा जरा। देखो, अगर क्वेश्चन टी टेस्ट का होगा तो वहां पर यह बात कंफर्म है कि सैंपल का जो साइज होगा लेस देन 30 होगा। यानी कि आप क्वेश्चन को जब पढ़ेंगे तो ध्यान से पढ़ें और देखिए कि सैंपल का साइज क्या है। अगर सैंपल का साइज 30 से कम है तो क्वेश्चन टी टेस्ट का होगा, और अगर सैंपल का साइज 30 से ज्यादा है तो क्वेश्चन जेड टेस्ट का होगा। एक और पॉइंट यहां पर, टी टेस्ट के अंदर जो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन है, मतलब सिग्मा, वो गिवन
गिवन नहीं होता है। बात समझ में आ रही, वो गिवन नहीं होता है। जबकि जेड टेस्ट के अंदर ये सिग्मा गिवन भी हो सकता है और हो सकता है कि गिवन ना हो, लेकिन टी टेस्ट में तो कंफर्म है कि ये आपको गिवन नहीं होगा। तो मुझे लगता है इतना सफिशिएंट है आपको क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करने में कि भाई अगर आपका सैंपल साइज 30 से कम है तो टी टेस्ट का ही क्वेश्चन होगा, अगर सैंपल साइज 30 से ज्यादा है तो जेड टेस्ट का होगा। क्लियर है? अब आगे देखिए नाउ जो हमारा टी टेस्ट है, ये इसमें भी टी टेस्ट में भी हमें दो टेस्ट पढ़ने, मतलब टी टेस्ट के अंदर एक पढ़ना हमें सैंपल 1 सैंपल के लिए और एक पढ़ना हमें 2 सैंपल के लिए, यानी कि टी टेस्ट फॉर 1 सैंपल और टी टेस्ट फॉर 2 सैंपल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टी टेस्ट फॉर 1 सैंपल। अब इसमें करते क्या है जरा उस पर ध्यान दीजिए। देखिए जो टी टेस्ट फॉर 1 सैंपल है उसमें हम क्या करेंगे, जो सैंपल का मीन होगा, सैंपल का मीन और पॉपुलेशन का जो मीन होगा, ध्यान दीजिएगा, सैंपल मीन और पॉपुलेशन मीन, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको हम चेक करेंगे कि वो डिफरेंस सिग्निफिकेंट है या नहीं है। देखिए उसी चीज को मैंने यहां पर लिखा भी है, टू टेस्ट द सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन सैंपल मीन एंड पॉपुलेशन मीन। सैंपल मीन एंड पॉपुलेशन मीन के बीच का जो सिग्निफिकेंट डिफरेंस है उसको हम टेस्ट करेंगे कहां पर, टी टेस्ट फॉर 1 सैंपल के अंदर। अब ये सब हमने समझ लिया, लेकिन अब बात आती है कि जब हमारे पास क्वेश्चन आएगा तो उस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, है ना, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। अब देखिए मैं आपको बताता हूं कि ये जो यूनिट नंबर 5 है सबसे आसान क्यों है। ये सबसे आसान इसलिए क्योंकि यहां पर आपको पढ़ना क्या है, 3 तो टेस्ट पढ़ने हैं, टी टेस्ट, जेड टेस्ट और काई स्क्वायर टेस्ट। और तीनों के तीनों जो टेस्ट है, तीनों टेस्ट के अंदर जो क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे उनको सॉल्व करने का तरीका 90% सेम है सभी क्वेश्चन के अंदर। बात समझ में आ रही, यानी कि तीनों टेस्ट में केवल माइनर डिफरेंस आपको देखने को मिलेंगे, बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। और टी टेस्ट और जेड टेस्ट तो लगभग एक ही जैसे हैं। अंतर कहां आएगा, अंतर आएगा फॉर्मूलों में। फॉर्मूले सबके अलग अलग होंगे, क्वेश्चन को करने का जो पैटर्न है, जो स्टेप्स हैं वो एकदम फिक्स होंगे। जैसे मैं अब यहां पर आपको बता रहा हूं स्टेप टू सॉल्व क्वेश्चन, यानी कि टी टेस्ट फॉर 1 सैंपल के जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी क्वेश्चन के अंदर आपको इन्हीं स्टेप को फॉलो करना है, जो स्टेप मैं आपको यहां पर अभी बताने जा रहा हूं। तो अगर आप ये स्टेप समझ लेते हैं तो मान के चलिए आपको टी टेस्ट के सारे क्वेश्चन आ गए, कोई भी क्वेश्चन टी टेस्ट का हो आप उनको सॉल्व कर सकते हैं इन स्टेप को समझने के बाद। अब देखिए स्टेप क्या क्या है। स्टेप नंबर 1, हाँ एक चीज का ध्यान रखना, स्टेप को स्टार्ट करने से पहले आप क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है उसको जरूर लिख लें, है ना, यानी कि क्वेश्चन के अंदर क्या क्या डेटा गिवन है उसको अगर आप लिख लेंगे तो उसके बाद आपको सिर्फ स्टेप को फॉलो करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है और क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ध्यान दीजिए कैसे। तो गिवन लिखने के बाद आपका जो पहला स्टेप होगा, जो फर्स्ट स्टेप होगा उस पर ध्यान दें, क्या होगा, सेट नल हाइपोथेसिस। सबसे पहले आपको नल हाइपोथेसिस को सेट करना है और नल हाइपोथेसिस को हम रिप्रेजेंट करते हैं एच नॉट से। बात समझ में आ रही है। अब ये नल हाइपोथेसिस है क्या, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन सैंपल मीन एंड पॉपुलेशन मीन। मतलब हम ये मान के चलेंगे कि पॉपुलेशन मीन और सैंपल मीन के अंदर कोई भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। ये हमारी अजम्पशन है, हो सकता है कि डिफरेंस हो, लेकिन हमारी अजम्पशन क्या है कि जो सैंपल का मीन है और पॉपुलेशन का मीन है उन दोनों के अंदर कोई भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। बात समझ में आ गई। इसका मतलब क्या है, देखिए मीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, मीन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से। म्यू इक्वल टू म्यू नॉट, म्यू नॉट आपको हमेशा क्वेश्चन में क्या होगा, गिवन होगा। क्लियर है। और ये जो स्टेप नंबर 1 है ये टी टेस्ट के 100% क्वेश्चन में एज इट इज लिखा जाएगा, इसमें आपको कोई चेंज नहीं करना है। तो ये स्टेप आपका फिक्स हो गया, सारे क्वेश्चन का एक स्टेप आपका कंप्लीट हो चुका है, चाहे क्वेश्चन कोई भी हो। नाउ स्टेप नंबर 2, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। भाई अगर मान लीजिए नल हाइपोथेसिस जो आपने सेट किया है, अगर ये नल हाइपोथेसिस किसी वजह से रिजेक्ट होता है तो एक्सेप्ट कौन होगा, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो यहां पर स्टेप नंबर 2 में आप ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लेंगे जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं H1 से। ऑल्टरनेटिव का मतलब क्या है कि जो म्यू की वैल्यू म्यू नॉट के बराबर नहीं है। तो देखिए जब म्यू की वैल्यू म्यू नॉट के बराबर नहीं है तो इसका मतलब आपका जो टेस्ट है, आपका जो टेस्ट है उस टेस्ट के अंदर या आपका जो क्वेश्चन गिवन है उस क्वेश्चन के अंदर म्यू की वैल्यू या तो गिवन वैल्यू से ज्यादा होगी
या गिवन वैल्यू से कम होगी। बात समझ में आ रही? गिवन वैल्यू से ज्यादा होगी या गिवन वैल्यू से क्या होगी, कम होगी। तो अगर आपकी जो वैल्यू है वो गिवन वैल्यू से कम या ज्यादा है तो इसका मतलब आपका जो टेस्ट है वो कैसा टेस्ट हुआ, टू टेल टेस्ट हुआ, यानी कि वो किसी भी तरफ जा सकता है। वो गिवन वैल्यू के से कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। तो ऐसे टेस्ट को हम क्या कहते हैं, टू टेल टेस्ट कहते हैं। अगर मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जहां पर आपकी जो गिवन वैल्यू है और जो आपका फाइनल वैल्यू है वो गिवन वैल्यू से कम है या गिवन वैल्यू से ज्यादा है, तो ऐसे टेस्ट को हम कहते हैं लेफ्ट टेल टेस्ट या राइट टेल टेस्ट। लेकिन टी टेस्ट के अंदर आपके जो सिलेबस में है वो केवल टू टेल टेस्ट है। जेड टेस्ट में हम वन टेल टेस्ट भी पढ़ेंगे। वन टेल टेस्ट का मतलब है या तो लेफ्ट टेल टेस्ट होगा या फिर राइट टेल टेस्ट होगा। तो अभी फिलहाल आपको किस पे ध्यान देना है, म्यू इज नॉट इक्वल टू म्यू नॉट, और इसको हम कहते हैं टू टेल टेस्ट। और एक और चीज, स्टेप नंबर 2 टी टेस्ट के 100% क्वेश्चन में अगेन फिक्स रहेगा, यानी कि आपके क्वेश्चन के दो स्टेप तो फिक्स हो गए, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2। तो आप जब क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले गिवन लिखेंगे, गिवन लिखने के बाद स्टेप नंबर 1 लिखेंगे, स्टेप नंबर 2 लिखेंगे। तो ये तो आपको सभी क्वेश्चन का आपका फिक्स हो गया। बात समझ में आ रही है? सभी क्वेश्चन में क्या हो गया, फिक्स हो गया। नाउ स्टेप नंबर 3, देखिए टेस्ट कोई सा भी हो, ये स्टेप नंबर 3 सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि स्टेप नंबर 3 के अंदर ही आपको फॉर्मूला लगाना है, यानी कि टी टेस्ट के जितने भी क्वेश्चन है उनमें स्टेप नंबर 3 सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर आपका मान के चलिए कि क्वेश्चन का 80% काम खत्म हो जाएगा। तो कैलकुलेशन ऑफ टी या कैलकुलेट टी, आपको टी को कैलकुलेट करना है। और बुक्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो इस स्टेप का नाम लिखा होता है, क्या नाम लिखा होता है, टेस्ट स्टैटिक। आप ध्यान से समझिए, इस स्टेप का नाम लिखा होता है टेस्ट स्टैटिक। तो आप चाहें तो टेस्ट स्टैटिक भी लिख सकते हैं या आप सीधे लिख सकते हैं कैलकुलेट टी या कैलकुलेशन ऑफ टी। मतलब हमें यहां पर टी की वैल्यू को फाइंड करना है। टी टेस्ट के अंदर टी टेस्ट के अंदर टी की वैल्यू को फाइंड करेंगे, जेड टेस्ट के अंदर जेड की वैल्यू को फाइंड करेंगे ना। अब यहां पर भी दो केस बनते हैं, व्हेन स्टैंडर्ड डेविएशन इज नॉट गिवन, व्हेन स्टैंडर्ड डेविएशन इज गिवन। अब मेरी बात को समझिए, अभी हो सकता है कुछ स्टूडेंट को ऐसा लगे सर आपने स्टार्टिंग में बताया था कि स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन नहीं होगा, तो यहां पर स्टैंडर्ड डेविएशन कहां से आ गया। ध्यान दीजिएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन आपको पॉपुलेशन का गिवन नहीं होगा। हम यहाँ पर पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डेविएशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सैंपल के स्टैंडर्ड डेविएशन की। सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन आपको क्वेश्चन में गिवन होता है। बात समझ में आ रही है? कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हमने जो स्टार्टिंग में लिखा था कि पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज नॉट गिवन, तो सिग्मा गिवन नहीं होगा, एस गिवन होगा। एस गिवन होगा या आपको एस कैलकुलेट करना होगा। ध्यान दीजिए, देखिए व्हेन स्टैंडर्ड डेविएशन इज नॉट गिवन, अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन नहीं है तो आप इस फॉर्मूले को लगाएंगे। फॉर्मूला आपके सामने लिखा है, इसको नोट कर लीजिए, टी इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू अपॉन एस और अपॉन में अंडर रूट एन। अब देखो यहां पर सारी नोटेशन मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, है ना, पैरामीटर स्टैटिक्स अभी बताया था मैंने आपको। तो देखिए यहां पर एक्स बार क्या है, सैंपल का मीन है, म्यू क्या है, पॉपुलेशन का मीन है, और एन क्या है, सैंपल का साइज है ना। अगर कैपिटल एन होता तो पॉपुलेशन का साइज होता, लेकिन यहाँ पर सैंपल का साइज है। म्यू पॉपुलेशन का मीन है, अगर ये एक्स बार क्या है, ये सैंपल का मीन है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन नहीं है, तो अगर स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन नहीं है तो स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको, और उसके लिए इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो कहने का मतलब ये है, सबसे पहले आप सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करिए, उसको कैलकुलेट करने के बाद इस फॉर्मूले को लगाइए, यहां से आपको टी की वैल्यू मिल जाएगी। आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, बात एक ही है, ये जो रूट एन है ये ऊपर चला जाएगा, तो इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। आपका मन है ऐसे लिखना चाहे ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है? तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन के अंदर आपको सारा डेटा गिवन होगा, आपको बस ये फॉर्मूला लगाना है और टी की वैल्यू को फाइंड करना है। बात समझ में आ रही है? ऐसा अगर आपको गिवन नहीं है तो इस फॉर्मूले से पहले क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। और ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन का वही फॉर्मूला है जो हम यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4 में भी यूज करते थे। नाउ अगर क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डेविएशन आपको गिवन है तो आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। आज समझ में आ रही? अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि स्टूडेंट को यहां पर भी कंफ्यूजन होगा। कंफ्यूजन क्यों होगा? क्योंकि हमारे पास जो बुक्स है
अलग अलग ऑथर्स की अलग अलग किताबें जो हमारे पास हैं, उनमें क्या है, कुछ किताबों के अंदर, कुछ बुक्स के अंदर आपको क्या किया गया है कि जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ पर दो फॉर्मूले दिए गए, एक ये और एक ये, है ना। लेकिन कुछ ऑथर्स की किताबें ऐसे भी हैं जहां पर इसको नहीं दिया गया है, यानी कि आपको स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन हो या गिवन ना हो, दोनों ही केस में इसी फॉर्मूले को लगाते हैं। तो अब यहां पर स्टूडेंट को कंफ्यूजन होगा कि सर दोनों में से सही कौन है, तो मैं आपको बता दूं दोनों ही सही है, कोई भी गलत नहीं है, क्योंकि आप चाहे इस फॉर्मूले को यूज करें या इसको यूज करें या दोनों को यूज करें, एक चीज ध्यान रखना, इसको तो यूज करना ही है, इसको यूज केवल तभी करना है जब स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन होगा। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन नहीं है तब तो आपको यही यूज करना है। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो नीचे वाला फॉर्मूला है, अगर आप चाहते हैं कि सर एक फॉर्मूला हम नहीं, इसको हम याद नहीं करना चाहते, हम इसी से सारे क्वेश्चन करेंगे, तो बिल्कुल कर सकते हैं, गलत नहीं होगा, दोनों ही ठीक है। बात समझ में आ गई? क्योंकि जो फाइनल आपका कंक्लूजन आएगा, जो फाइनल आपका कंक्लूजन आएगा, वो कंक्लूजन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप इस फॉर्मूले को लगाते हैं या नहीं लगाते। तो मुझे लगता है आपको बात समझ में आ गई होगी कि आप केवल इस फॉर्मूले से भी काम चला सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब हम, अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात, यहां से जो आपकी टी की वैल्यू आएगी, उस वैल्यू को आप कहेंगे कैलकुलेटेड वैल्यू। क्या कहेंगे? कैलकुलेटेड वैल्यू। तो ये यहां से जो वैल्यू मिलेगी वो कैलकुलेटेड है। आगे बढ़ते हैं। नाउ स्टेप नंबर 4, राइट द डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। देखो, अब आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम देखना है कि क्वेश्चन के अंदर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना गिवन है। अगर क्वेश्चन के अंदर डिग्री ऑफ फ्रीडम गिवन है तो ठीक है, अगर गिवन नहीं है तो आप n-1 करके निकाल लेंगे। n-1 का मतलब है कि जो भी उसमें सैंपल का साइज होगा उसमें से 1 को माइनस कर देंगे। मान लीजिए सैंपल का साइज है 15, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी 14, है ना। तो आप डिग्री ऑफ फ्रीडम को लिखेंगे कितना है। उसके बाद आपको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लिखना है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्वेश्चन में अगर मेंशन है ना, तो जो मेंशन है आप वही लेंगे। सीधी सी बात है, अगर क्वेश्चन में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन है तो वो तो या तो 5% होगा या 1% होगा, तो जो भी आपको गिवन है वो लिख लेंगे। और अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आप बाय डिफॉल्ट मान के चलेंगे कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से, है ना। चलिए, इतना काम हो गया। तो आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम पता चल गया, आपको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पता चल गया। अब आप क्या करेंगे? अब आप जाएंगे टी टेस्ट टेबल के अंदर, टी टेस्ट टेबल के अंदर, और इस टेबल में जाकर के आप देखेंगे, क्या देखेंगे जरा ध्यान से समझिए। टेबल में आप जाएंगे और टेबल में आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के बेसिस पर टी की वैल्यू देखनी है कितनी होगी। चलिए मैं आपको टेबल दिखा देता हूं। ये आपके पास टेबल है, टी टेस्ट टेबल आपकी किताबों में दी होती है, कोई भी किताब आपके पास हो उसमें आपको टी टेस्ट टेबल दी होगी, है ना। अब इसमें देखो जरा कैसे देखना होता है। ये वाला जो कॉलम है, ये जो कॉलम आपको दिखाई दे रहा है, ध्यान दीजिएगा कौन सा कॉलम की बात कर रहा हूं मैं, इसकी बात कर रहा हूं। ये कॉलम है डिग्री ऑफ फ्रीडम का। किसका कॉलम है? डिग्री ऑफ फ्रीडम का। तो यहां पर देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 2 3 से लेकर के 30 तक दे रखा है ना। यानी कि आपके पास कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 30 से ज्यादा हो। क्यों? क्योंकि टी टेस्ट केवल तब एप्लीकेबल है जब सैंपल का साइज 30 या 30 से कम है। तो सीधी सी बात है, मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो सकता है? 29, उससे ज्यादा तो होगा नहीं। और यहां पर तो 30 तक आपको दे रखा है। तो ये आ गया आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम का कॉलम ना। इधर आपके पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिया हुआ है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो अब आपको क्या करना है, यहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम देखना है जो भी क्वेश्चन में दे रखा है, और इधर आपको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दे रखा है। जहां पर दोनों का इंटरसेक्शन मिलेगा, जैसे यहां पर देखो ये इंटरसेक्शन है, तो यही उसकी वैल्यू हो जाएगी, किसकी? टी की वैल्यू। और यहां से जो आपको टी की वैल्यू मिलेगी, उस वैल्यू को आप कहेंगे, उस वैल्यू को आप कहेंगे टेबुलेटेड वैल्यू। क्या कहेंगे? टेबुलेटेड वैल्यू या टी अल्फा। तो इसका मतलब ये जो हमारे पास टी है ये कैलकुलेटेड वैल्यू है, और जो टी अल्फा है ये टेबुलेटेड वैल्यू है। अब जरा ध्यान दीजिए कंक्लूजन क्या होगा क्वेश्चन का। तो कंक्लूजन देखिए क्या होगा, ध्यान देना। अगर कैलकुलेटेड वैल्यू टेबुलेटेड वैल्यू से कम है तो आप हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे, यानी कि आपने जो अजम्पशन लिया था वो अजम्पशन करेक्ट है। कब? अगर कैलकुलेटेड वैल्यू टेबुलेटेड वैल्यू से कम है तो, है ना। तो देखिए इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो हाइपोथेसिस लिया था वो एक्सेप्ट हो गया। और एक्सेप्ट होने का मतलब क्या है कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन सैंपल मीन एंड पॉपुलेशन मीन, क्योंकि आप स्टार्टिंग में यही मान के चले थे कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन सैंपल मीन एंड पॉपुलेशन मीन। अब क्योंकि ये हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो चुका है तो इसका मतलब ये बात बिल्कुल सही है।
क्लियर है? और अगर ये बात सही है कि भाई सैंपल मीन और पॉपुलेशन मीन में कोई डिफरेंस नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि जो सैंपल है वो करेक्ट पॉपुलेशन से लिया गया है ना। दूसरा कंक्लूजन ये है कि आपकी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो टेबुलेटेड वैल्यू से ज्यादा हो सकती है। कैलकुलेटेड वैल्यू इज ग्रेटर देन टेबुलेटेड वैल्यू। तो दो ही कंडीशन यहां पर बन सकती है, या तो कम या ज्यादा। इक्वल वाला केस यहां पर आएगा नहीं कभी भी। तो अगर ज्यादा है तो इसका मतलब ये है कि देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन सैंपल मीन एंड पॉपुलेशन मीन। इसका मतलब ये है कि सैंपल मीन और पॉपुलेशन मीन के बीच में डिफरेंस है, और अगर डिफरेंस है तो इसका मतलब ये है कि सैंपल जो है वो करेक्ट पॉपुलेशन से नहीं लिया गया। भाई सीधी सी बात है, अगर आपने किसी पॉपुलेशन से एक रैंडम सैंपल को लिया है ना, तो जो पॉपुलेशन का मीन होगा और जो सैंपल का मीन होगा वो हमेशा इक्वल आएगा, बराबर आएगा, है ना। अगर उसमें डिफरेंस आएगा तो वो माइनर डिफरेंस होगा, मतलब सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं होगा। क्लियर है? तो उसी चीज को हमें यहाँ पर चेक करना था और हमने चेक कर लिया। तो फाइनली आपको कंक्लूजन लिखना है कि आप हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर रहे हैं या रिजेक्ट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आई होगी, है ना। अब आगे देखिए, यहाँ पर कई बार क्वेश्चन में, सभी क्वेश्चन में नहीं लेकिन कुछ क्वेश्चन के अंदर आपसे कॉन्फिडेंस लिमिट या फिड्यूशियल लिमिट आपसे पूछी जाती है। तो ये कॉन्फिडेंस लिमिट क्या है इसको भी समझ, कुछ नहीं है, सिर्फ आपको फॉर्मूला याद करना है बस। कॉन्फिडेंस लिमिट का मतलब है कि अगर हमारी म्यू की वैल्यू मान लीजिए कि भाई इतने से इतने इंटरवल के बीच में आती है, तो हम उसको क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर एक्चुअल में म्यू की वैल्यू की बात हो रही है कि अगर म्यू की वैल्यू इसके और इसके बीच में आती है, इसके और इसके बीच में आती है, तो इसका मतलब वो एक्सेप्टेबल होगी और उसको हम कहते हैं कॉन्फिडेंस लिमिट। अब देखिए यहाँ पर दो तरह की कॉन्फिडेंस लिमिट होती है, एक तो 95% कॉन्फिडेंस लिमिट। 95% का मतलब है अगर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% होगा तो कॉन्फिडेंस लिमिट 95 होगी, मतलब 100 में से 5 को माइनस कर दो, कितना बचा, 95। तो 95% कॉन्फिडेंस लिमिट का मतलब है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% होगा। तो जिस क्वेश्चन में आपको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% दिया हो और उसके अंदर अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कॉन्फिडेंस लिमिट कितनी होगी, तो आपको क्या करना है, ध्यान से समझिए। आपको सिर्फ इतना करना है कि यहां पर एक्स बार प्लस माइनस, इसको याद नहीं करना, इसको याद करो। एक्स बार है, दोनों चीज सेम ही है। एक्स बार प्लस माइनस टी 0.05 का मतलब है कि यहां पर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% था। कितना था? 5%। तो आपको मालूम है परसेंटेज को आप हमेशा 100 से डिवाइड करते हैं, तो ये 0.05 आएगा। तो उसी चीज को यहां पर लिखा है, इसका मतलब 5%, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5%। तो टी 0.05 एस अपॉन एन। एस आप जानते हैं सैंपल का मीन, एन आप जानते हैं सैंपल साइज, है ना। और एक्स बार क्या है? एक्स बार आपका सैंपल का मीन है, और ये सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये सैंपल का मीन है, और ये सैंपल का साइज है। तो यहां पर सारी वैल्यू को पुट कर देंगे, आपके पास क्या आ जाएगा, कॉन्फिडेंस लिमिट आ जाएगी। और अगर 1% है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, तो कॉन्फिडेंस लिमिट 99% हो जाएगी, और इसका फॉर्मूला अगेन सेम होगा, बस यहां पर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बदल गया। बात समझ में आ रही है? अच्छा, ये जो टी 0.05 की वैल्यू है, ये आपको कहां से मिलेगी, टेबल से। ये टेबुलेटेड वैल्यू है, क्या है ये, टेबुलेटेड वैल्यू है। क्लियर है? अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यानी कि क्वेश्चन को मैं आपको बताऊंगा कि सॉल्व कैसे करना है। पहला क्वेश्चन हमारा, आपको क्या करना है, आपके पास रजिस्टर है, पेन है, इस क्वेश्चन को आप अपने आप सॉल्व करिए। देखिए अगर आपको सारे स्टेप समझ में आ गए तो आप वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। अगर कहीं पर कोई डाउट आता है वहां पर आप वीडियो को देखिए, क्योंकि आपका एग्जाम के लिए आप रिवीजन कर रहे हैं। तो अब अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो जरूरी नहीं कि आप पूरी वीडियो को देखें। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, आपको फॉर्मूला समझ में आ गया, तो वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन को अपने आप सॉल्व करें। देखिए क्वेश्चन क्या है, इस सैंपल ऑफ 18 आइटम, 18 आइटम का सैंपल है, इसका मतलब ये सैंपल का साइज हो गया, है ना। तो सैंपल साइज कितना है, 18 है द मीन ऑफ 24 यूनिट, यानी कि सैंपल का मीन हो गया। तो इसका मतलब आपको एक्स बार गिवन है 24 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 3 यूनिट, इसका मतलब ये सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन है, इसका मतलब एस की वैल्यू 3। आगे बढ़ते हैं, टेस्ट द हाइपोथेसिस। अब हमें इस हाइपोथेसिस को क्या करना है, टेस्ट करना है। टेस्ट द हाइपोथेसिस। देखिए हाइपोथेसिस क्या है, इट इज अ रैंडम सैंपल फ्रॉम नॉर्मल पॉपुलेशन। ये क्या है, एक रैंडम सैंपल है जो कि हमें कहां से लिया गया है, एक नॉर्मल पॉपुलेशन से लिया गया है। देखिए नॉर्मल पॉपुलेशन हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि हमारा जो टी टेस्ट है या जेड टेस्ट है, इसका जो कर्व बनता है वो नॉर्मल कर्व बनता है, जो कि हमने यूनिट नंबर 4 में पढ़ा था।
तो याद रखना टी टेस्ट और जेड टेस्ट में हमेशा नॉर्मल पॉपुलेशन वर्ड आपको देखने को मिलेगा। काई स्क्वायर टेस्ट में नॉर्मल पॉपुलेशन आपको कहीं भी दिखाई नहीं देगा। और पॉपुलेशन का मीन आपको 27 यूनिट दे रखा है, इसका मतलब म्यू की वैल्यू आपको 27 दे रखी है। अब देखिए, अब आप बात को समझिए कि अगर आप लोगों को पैरामीटर और स्टैटिक नहीं पता है, मतलब जो मैंने स्टार्टिंग में आपको सिंबल बताए थे, अगर आपको वो नहीं पता है तो आपको बड़ी दिक्कत होगी। इसलिए पहले आपको पैरामीटर और स्टैटिक्स के जितने भी सिंबल हैं उनको अच्छे से प्रैक्टिस करके यहां पर पहुंचना है। तो ये सारा डेटा हमें गिवन है, अब बस हमें कुछ नहीं करना, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है ना। देखो स्टेप नंबर 1, अब यहाँ पर आपको स्टेप नंबर 1 स्टेप नंबर 2 ये सब लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि समय खराब होगा आपका। क्लियर है, आप सीधे लिखेंगे। तो पहला हमारा क्या हो गया, स्टेप नंबर 1 नल हाइपोथेसिस, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं H0 से। नल हाइपोथेसिस जिसको रिप्रेजेंट करते हैं H0 से। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर H0, अब देखो मैंने यहाँ पर डैश लगाया है, क्यों लगाया, क्योंकि आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो स्टेप नंबर 1 में आप नल हाइपोथेसिस को सेट करेंगे वो सारे क्वेश्चन में सेम होगा, तो इसलिए मैं इसलिए यहां पर डैश लगा दिया है। तो उस हाइपोथेसिस को आप अपने आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहां पर, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन सैंपल मीन एंड पॉपुलेशन मीन। तो मैंने इस लाइन को नहीं लिखा है, लेकिन आपको सभी जगह पर लिखना है। मैंने सिर्फ इसलिए नहीं लिखा क्योंकि सभी क्वेश्चन में ये लाइन सेम रहेगी, तो जब लाइन सेम रहेगी तो मैं बार बार लिखूंगा तो मेरा भी समय खराब होगा, वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैंने नहीं लिखा था। क्या था, आपको क्या लिखना है, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन सैंपल मीन एंड पॉपुलेशन मीन। तो ये लाइन आपको सब में लिखनी है, मैंने सब जगह डैश लगाया हुआ है, यहां पर लिखनी है आपको। क्लियर है, अच्छा म्यू कितना है यहाँ पर 27 है, तो हमारा ये हो गया नल हाइपोथेसिस स्टेप नंबर 1 हमारा पूरा। तो देखो मैंने आपसे क्या कहा था कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन में जो गिवन होगा उसको आप लिखेंगे, फिर आपका स्टेप नंबर 1 आएगा नल हाइपोथेसिस, और ये स्टेप आपका फिक्स है सभी क्वेश्चन के अंदर। 100% क्वेश्चन में इस स्टेप को आपको एज इट इज लिखना है। उसके बाद आपका स्टेप नंबर 2 आएगा ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, और ये भी 100% क्वेश्चन में टी टेस्ट के 100% क्वेश्चन में फिक्स रहेगा H1। और H1 का मतलब यहाँ पर म्यू की वैल्यू 27 नहीं है, टू टेल टेस्ट है। कैसा है ये, टू टेल टेस्ट है। क्लियर है, तो यहां तक का तो आपका फिक्स है। अब हम चलते हैं स्टेप नंबर 3 पे, और स्टेप नंबर 3 होता है हमारा कैलकुलेशन ऑफ टी। और कैलकुलेशन ऑफ टी में आप क्या करेंगे, टी का फॉर्मूला लगाएंगे। टी का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार माइनस म्यू अपॉन एस, और अपॉन में अंडर रूट n-1। अब क्योंकि आपको स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है तो मैंने पहला वाला फॉर्मूला लगाया। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन नहीं होता तो मैं दूसरा फॉर्मूला लगाता, है ना। बाकी मैं आपको बता चुका हूं, आपकी चॉइस है, आप चाहे तो इसी फॉर्मूले से कर सकते हैं सारे क्वेश्चन। ना वैल्यू को पुट करते हैं, एक्स बार आपको गिवन है 24, म्यू आपको गिवन है 27, एस आपको गिवन है 3, और एन आपको गिवन है 18। सब कुछ तो आपको गिवन है, फॉर्मूले में पुट करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे कैलकुलेटर की हेल्प से, अंडर रूट 17 की वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी। अब यहां पर जरा ध्यान देना, ये वैल्यू आएगी माइनस में 4.123, लेकिन आपको हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। तो आप जानते हैं निगेटिव को पॉजिटिव कैसे बनाते हैं, मॉड लेके। तो इसीलिए देखिए मैंने जो स्टेप आपको बताए थे वहां पर लिखा भी था, क्या लिखा था, कैलकुलेट, स्टेप नंबर 3 में कैलकुलेट मॉड टी। मॉड इसीलिए लगाया कि अगर कहीं पर निगेटिव वैल्यू आ जाए तो आप उसको पॉजिटिव बनाएंगे। क्लियर है, आप उसको क्या करेंगे, पॉजिटिव बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं, और यहां से हमारा मॉड टी आ गया। अब आगे देखिए, नाउ डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब देखिए स्टेप नंबर किस पे चले गए हम, स्टेप नंबर 4 पे। तो स्टेप नंबर 4 में आपको क्या करना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम देखना है कितनी है, और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपको देखना है। नाउ डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1 हमारा फॉर्मूला होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम का। एन यहाँ पर कितना है, सैंपल साइज यहाँ पर 18 है, तो 18 - 1, डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गई आपकी 17। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आपको लेना 5%। तो यहां पर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% हो गया, मतलब अल्फा की वैल्यू 5% हो गई, जिसको आप 0.05 लिख सकते हैं। क्लियर है, तो हमारा स्टेप नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। और स्टेप नंबर 4 एज इट इज सेम रहेगा सभी क्वेश्चन के अंदर, वैल्यू अलग अलग आएगी, है ना, लेकिन सेम रहेगा, और सारे स्टेप सेम रहेंगे, बस वैल्यू बदलेगी। नाउ स्टेप नंबर 5, फ्रॉम द टी टेस्ट टेबल। अब आप जाएंगे टी टेस्ट टेबल के अंदर, और क्या करेंगे वहां पर जाकर के, जरा ध्यान देना, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आया, 17। तो जहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम 17 है और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% है,
वहां पर जाकर आप चेक करेंगे कि टी की वैल्यू कितनी है। तो चलिए चेक करते हैं। ये रही हमारे पास टेबल, देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम 17, यहां पर 17 है, और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5%। अब जरा ध्यान देना, यहां पर जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है वो परसेंटेज में नहीं दिया है, परसेंटेज को डिवाइड कर दिया पहले। जैसे 5% है तो 5% को 100 से डिवाइड करा, कितना आया 0.05। तो इसका मतलब 0.05 कहां पर है, यहां पर। तो ये आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हो गया और ये आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया, है ना। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जहां पर 17 है वहां पर आप जाएंगे, और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% जहां पर है, और जहां पर भी दोनों का इंटरसेक्शन आपको मिलता है, इंटरसेक्शन पर देखेंगे वैल्यू कितनी है। तो यहां पर वैल्यू है 2.11, तो इसका मतलब आपकी जो टी की वैल्यू है वो 2.11 है। कितनी है, 2.11, और ये टेबुलेटेड वैल्यू होगी। कौन सी वैल्यू होगी, टेबुलेटेड वैल्यू। तो आपके पास टेबुलेटेड वैल्यू आ गई 2.11। हाँ, लास्ट स्टेप, और लास्ट स्टेप है आपका कंक्लूजन। अब आप देख सकते हैं क्या मैंने कुछ चेंज करा क्या, सारे स्टेप वही हैं जो मैंने आपको बताए थे। तो देखो यहां से ये तो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू है, ये हमारी टेबुलेटेड वैल्यू है। अब देखो कौन सी वैल्यू ज्यादा है, कैलकुलेटेड वैल्यू टेबुलेटेड वैल्यू से ज्यादा है। इसका मतलब हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो जो आपने हाइपोथेसिस लिया था, जो आपने अजम्पशन ली थी, वो अजम्पशन तो हो गई रिजेक्ट। तो अब क्या करें भाई, अजम्पशन तो रिजेक्ट हो चुकी है, तो अब क्या करेंगे। अब देखो मैंने यहां पर आगे की थ्योरी लिखी नहीं है। अगर ये अजम्पशन रिजेक्ट हो गई है तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास therefore H1 हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड। तो H1 क्या होगा, एक्सेप्ट होगा। और अगर H1 एक्सेप्ट हुआ तो अब आप यहां पर क्या लिखेंगे कि देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन सैंपल मीन एंड पॉपुलेशन मीन। देखो ये हमने स्टार्टिंग में ही देखा था भाई, हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो चुका है। तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होने का मतलब है कि H1 एक्सेप्ट होगा, और अगर H1 एक्सेप्ट होगा तो इसका मतलब है कि देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस। चलिए मैं यहां पर लिख देता हूं, देयर is a significant difference, there is a significant difference between sample mean, between sample mean and population mean, and population mean। और जबकि हमने assumption क्या माना था कि there is no significant difference between sample mean and population mean। तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो टी टेस्ट के और सारे क्वेश्चन आप अपने आप कर सकते हैं। देखिए कैसे, पहला क्वेश्चन कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, देखो यहां पर क्या दिया है। अब देखो यहां पर ध्यान दीजिएगा कैसे क्या क्या आपको गिवन है। नाउ द 9 आइटम ऑफ ए सैंपल, इसका मतलब यहां पर आपको सैंपल का साइज दे दिया 9, है ना, सैंपल का साइज दे दिया 9, ठीक है। और क्या कहा, हैव द फॉलोइंग वैल्यूज। अब यहां पर देखिए सैंपल के अंदर जो 9 आइटम है उन सब की वैल्यूज यहां पर दे रखी है, मतलब आपको यहां पर एक तरह से एक्स की वैल्यू दे। डज द मीन ऑफ दीज वैल्यूज डिफर सिग्निफिकेंटली फ्रॉम एज्यूम मीन। एज्यूम मीन 47.5। तो हमसे ये पूछा है क्या इन वैल्यूज का जो मीन होगा, ये सैंपल है हमारा, तो क्या सैंपल का जो मीन होगा क्या वो एज्यूम मीन मतलब पॉपुलेशन मीन से डिफरेंट होगा। मतलब यहां पर हमें चेक करना है कि सैंपल मीन और पॉपुलेशन के मीन के बीच में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं है। अब देखो यहां पर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यहां पर यह है, जैसे वापस आता हूं एक बार और स्टेप में, स्टेप नंबर 3 पे चलते हैं। यहां पर हमने लिखा था कि अगर स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन नहीं है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन नहीं है, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन नहीं है तो हम इस फॉर्मूले को लगाएंगे। अभी जो हम क्वेश्चन को रीड कर रहे थे उस क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डेविएशन हमें गिवन नहीं है, तो हमें इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है। बात समझ में आ रही है ना, इस फॉर्मूले को हमें क्या करना है, अप्लाई करना है। क्लियर है। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्मूले की हेल्प से स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड करना होगा। जबकि अभी अभी जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें हमें स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन था कितना, 3। तो हम जब स्टेप नंबर 3 पर गए तो यहां पर देखो हमने, अच्छा मैंने शायद पहले थोड़ा गलत बोला था कि पहला, ये दूसरा फॉर्मूला है। दूसरा हमने इसीलिए लगाया है क्योंकि यहां पर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन था, ठीक है ना। तो यहां पर हमने सेकंड फॉर्मूला अप्लाई किया था। अब देखो यहां पर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर।
इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन नहीं है, तो सबसे पहले तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना होगा, है ना। स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड करने का फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं, देखो फॉर्मूला क्या था, ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया, लेकिन इस फॉर्मूले के अंदर क्या क्या आ रहा है जरा ध्यान से समझो। यहां पर आ रहा है समेशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन n माइनस वन। तो एक बात बताओ, सबसे पहले तो हमें समेशन x माइनस एक्स बार के होल स्क्वायर को फाइंड करना होगा। तो ये कैसे फाइंड होगा, ये आपको पहले से भी आता होगा, क्योंकि यूनिट नंबर 4 के अंदर या यूनिट नंबर 3 के अंदर हम स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट कर चुके हैं बहुत सारे क्वेश्चन में, है ना। तो ध्यान दीजिए, यहां पर आपको डेटा गिवन है, जो डेटा गिवन है वो एक्स की वैल्यू है सारी। तो देखिए ये एक्स की वैल्यू है सारी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्योंकि आपको फॉर्मूले में डेटा का मीन भी चाहिए, तो सबसे पहले आप इन सबको ऐड करेंगे, तो यहां से आपको समेशन एक्स मिलेगा जो 442 आएगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस सैंपल का मीन निकालेंगे, क्योंकि आपको सैंपल का मीन नहीं पता है। और सैंपल के मीन का फॉर्मूला क्या होगा, ये आप अच्छे से जानते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्यों, क्योंकि हम इस फॉर्मूले को यूनिट नंबर 3 से पढ़ते आ रहे हैं। तो यहां से हमारा मीन आ गया, ठीक है, एक्स बार आ गया। अब देखो जरा ध्यान दो, आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है समेशन एक्स माइनस एक्स बार। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको एक्स माइनस एक्स बार निकालना होगा। कैसे निकालेंगे, एक्स बार आपका 49.1 है, देखो, और एक्स आपका 40 है, तो इसका मतलब 45 है, तो 45 में से 49.1 को माइनस करेंगे, 45 में से 49.1 को माइनस करेंगे तो माइनस का 4.1 आएगा। फिर उसके बाद 47 में से इसको माइनस कर दो तो माइनस 2.1 आएगा। 50 में से अगर इसको माइनस करेंगे तो 0.9 आएगा। इस तरह से पूरी टेबल आपके पास, पूरा कॉलम आपके पास आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है और इस कॉलम में लिख देना है। जैसे देखो आपने 4.1 माइनस 4.1 का स्क्वायर किया, तो स्क्वायर करने के बाद निगेटिव नंबर पॉजिटिव बन जाता है। तो इसका स्क्वायर कितना आ गया 1681, इसका स्क्वायर कितना आ गया 4.41, 9 का स्क्वायर 0.81, पूरा स्क्वायर हमारे पास आ गया। अब ये बना किसका कॉलम, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, लेकिन आपको चाहिए समेशन, तो सबको ऐड कर दो तो आपके पास क्या मिल जाएगा, समेशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। और उसके बाद उठा के इसको रख दो फॉर्मूले में, फॉर्मूले में रखते ही आपके पास एस आ जाएगा। देखो मैंने क्या करा, क्वेश्चन में जो गिवन था उसको लिखा, और जो गिवन नहीं था, है ना, जो गिवन नहीं था लेकिन हमें इस क्वेश्चन में उसकी रिक्वायरमेंट रहेगी, तो हमने उसको पहले ही फाइंड कर लिया, जिससे कि हमें आगे बीच में कैलकुलेशन ना करनी पड़े। क्लियर है। अब देखिए जरा, तो यहां पर ये सब हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, अपना स्टेप नंबर 1 पे जाएंगे, जिसको हम कहते हैं नल हाइपोथेसिस। और यहाँ पर नल हाइपोथेसिस को हम सेट करेंगे, अजम्पशन लेंगे। क्या अजम्पशन आएगी यहाँ पर, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन सैंपल मीन एंड पॉपुलेशन मीन। उसके बाद यहाँ पर म्यू इक्वल टू हमारा कितना है 47.5, ये हमें क्वेश्चन में गिवन, क्यों 47.5। उसके बाद ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, दूसरा स्टेप जो कि फिक्स रहता है हमेशा, टू टेल टेस्ट है, क्योंकि हमें नहीं बताया कि वैल्यू कम होगी या ज्यादा होगी। नाउ स्टेप नंबर 3 कैलकुलेशन ऑफ टी, फॉर्मूला लगा देंगे, पहला वाला फॉर्मूला लगेगा इस बार, लास्ट क्वेश्चन में दूसरा वाला फॉर्मूला लगा था, है ना। चलिए, तो यहां पर हम फर्स्ट फॉर्मूले को हमने लगाया, ये फॉर्मूला लगाया और हमने यहां से टी की वैल्यू निकाल दी। देखो सब डेटा हमें गिवन है, एक्स बार हमें पता है, म्यू हमें पता है, एस हमें पता है, एन हमें पता है, सबको पुट करो आंसर आ गया आपको। तो ये आपके पास आगे टी की कैलकुलेटेड वैल्यू, कौन सी वैल्यू है, कैलकुलेटेड वैल्यू। और कैलकुलेटेड वैल्यू आने के बाद अब आप जाएंगे स्टेप नंबर 4 पे, और स्टेप नंबर 4 में आपको मालूम है क्या करना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम देखना है कितनी है, और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस देखना है। तो सैंपल का साइज है 9, 9 में से 1 को माइनस करो, दिस इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम। उसके बाद लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को चेक करो गिवन है कि नहीं है। तो क्वेश्चन में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अगेन आपको गिवन नहीं है ना, गिवन नहीं है, तो आप 5% लेंगे, मतलब 0.05। अब आप जाएंगे टेबल में, टी टेस्ट टेबल में, और टी टेस्ट टेबल में जाकर के जहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम 8 है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 8 है और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% है, उसके इंटरसेक्शन पे देखेंगे वैल्यू क्या है। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं 2.31, तो इसका मतलब टेबुलेटेड वैल्यू 2.31 आ गई, 2.31। अब आ गया आपका लास्ट स्टेप, दैट इज कंक्लूजन। कैलकुलेटेड वैल्यू और ये आपकी टेबुलेटेड वैल्यू, आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू टेबुलेटेड वैल्यू से इस बार कम है, इसका मतलब आपका हाइपोथेसिस क्या होगा, एक्सेप्ट होगा। और अगर हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुआ तो आप क्या लिखेंगे कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन सैंपल मीन एंड पॉपुलेशन मीन, यानी कि आपने जो अजम्पशन ली थी वो अजम्पशन बिल्कुल ठीक है।
बात समझ में आ रही है? तो आपका नल हाइपोथेसिस क्या हो गया यहाँ पर, एक्सेप्ट हो गया। तो टी टेस्ट के अंदर यही दो टाइप के क्वेश्चन होंगे, एक वो जहां पर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन होगा, तो जहां पर आपको गिवन होगा वो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा, और अगर गिवन नहीं है तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 में देख लिया। तो मुझे लगता है ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, है ना, बहुत ही सिंपल थे। अब एक और तीसरा क्वेश्चन, अब ये आप अपने आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया है ना। देखो यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, द लाइफ टाइम ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स फॉर ए रैंडम सैंपल, सैंपल का साइज दे रखा 10, तो ये आ गया हमारा सैंपल साइज 10। आगे देखो, अच्छा आप यहाँ पर एक चीज और नोट कर रहे होंगे, हमारा ये थर्ड क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन के अंदर सैंपल का जो साइज है वो 30 से कम है ना। फ्रॉम ए लार्ज कंसाइनमेंट गेव द फॉलोइंग डेटा, देखो जो आइटम 1 है उसकी लाइफ दे रखी 4.2, और ध्यान रखना ये लाइफ किस में है, ये आपकी 1000 में है, यानी कि 4.2 थाउजेंड आवर्स है। सैंपल 2 की लाइफ 4.6 थाउजेंड आवर्स है, ये सब 1000 में है ना। सैंपल 3 की लाइफ 3.9 थाउजेंड है, सैंपल 4 की लाइफ 4.1 थाउजेंड है, तो हमें सभी सैंपल की लाइफ दे रखी है। कैन वी एक्सेप्ट द हाइपोथेसिस, क्या हम इस हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर सकते हैं दैट द एवरेज लाइफ टाइम ऑफ बल्ब, और बल्ब का जो एवरेज लाइफ टाइम है वो 4000 आवर्स है। 4000 आवर्स का मतलब है, मतलब यहाँ पर 4000 पूरा लिख दिया, आप इसको 4000 आवर्स भी लिख सकते हैं, क्लियर है ना। तो यहाँ पर देखो मैंने म्यू को 4 लिखा है, 4 का मतलब 4000 है यहाँ पर, तो कोई कंफ्यूजन आपको ना हो इसलिए मैंने यहाँ पर 4000 नहीं लिखा, मैंने यहाँ पर 4 लिखा, लेकिन आप इसको क्या मान के चलेंगे 4000। देखो मैंने यहाँ पर 3 जीरो क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पर भी तो आपको 4.2 थाउजेंड दिया, 4.6 थाउजेंड दिया, अगर मैं इसको यहाँ पर 4000 लिख दूंगा ना तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैंने इसको भी कन्वर्ट कर दिया इसी फॉर्मेट में, क्लियर है ना। अब क्योंकि आपको यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन नहीं है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करने के लिए आपको डेटा गिवन है, आप इस डेटा को लिखेंगे, ये एक्स की वैल्यू है, और फिर इसके बाद यहाँ पर मीन निकाल लेंगे, मीन निकालने के बाद एक्स माइनस एक्स बार फाइंड करेंगे, फिर इसका स्क्वायर करेंगे, ये पूरा कॉलम आपके पास आ जाएगा, इसका सम करेंगे तो आपके पास समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर आ जाएगा। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा एस, और उसके बाद तो आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन में जो गिवन है वो लिख लेना है ना, और उसके बाद आपको क्वेश्चन में अगर कोई ऐसा डेटा है जो आपको गिवन नहीं है लेकिन आपको स्टेप में उसकी जरूरत पड़ेगी तो उसको आप पहले ही कैलकुलेट कर लो, है ना। भाई आप ऐसा भी कर सकते थे कि इसको आप स्टेप नंबर 3 में जाके कंप्लीट कैलकुलेट करते, लेकिन 3 में कैलकुलेट करने से अच्छा है कि आप स्टेप को स्टार्ट करने से पहले ही जो भी आपका अननोन डेटा है उसको आप पहले ही फाइंड कर लो, तो आप उसके बाद कुछ नहीं होगा, बिल्कुल एकदम आसान हो जाएगा, आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। नल हाइपोथेसिस सेम है ना, पर वैल्यू बदलेगी, यहाँ पर 4000 आ जाएगी। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस अगेन सेम है। कैलकुलेशन टी में फॉर्मूला लगाएंगे, पहले वाला फॉर्मूला, क्योंकि आपको स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन नहीं था, फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और आपका जो यहाँ पर टी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। इसके आगे का पार्ट मैंने करा नहीं रखा क्योंकि अब सब एक ही जैसा है, तो आप अपने आप कर सकते हैं। टी की वैल्यू आ गई, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास 9 होगी क्योंकि सैंपल का साइज 10 है, और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अगेन गिवन नहीं है तो वो 5% होगा, तो आप फिर से टेबल में जाएंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम 5, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5%, यहां से आपको टेबुलेटेड वैल्यू मिलेगी 2.36 और कैलकुलेटेड वैल्यू आ रही है 2.1, तो कैलकुलेटेड वैल्यू टेबुलेटेड वैल्यू से कम है, हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगा। एक्सेप्ट होने का मतलब है देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन मीन एंड सैंपल मीन। तो मुझे लगता है आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारा टी टेस्ट फॉर 1 सैंपल, है ना। एक और क्वेश्चन यहां पर देखिए 4, रैंडम सैंपल ऑफ साइज, ये सैंपल का साइज दे रखा 16 हैज 53 एज मीन, ये सैंपल का मीन है 53, सैंपल का मीन देखिए एन सैंपल का मीन। आगे देखो क्या कहा, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द डेविएशन फ्रॉम द मीन, देखो यहां पर इसको समझिए, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द डेविएशन फ्रॉम द मीन, यानी कि डेविएशन फ्रॉम द मीन, देखिए जो x माइनस एक्स बार होता है ना, x माइनस एक्स बार, इसको हम कहते हैं डेविएशन फ्रॉम मीन। क्यों, क्योंकि आपका मीन एक्स बार है, वैल्यू आपकी एक्स है, तो ये डेविएशन हो गया, और ये हमने पढ़ा भी है डेविएशन।
तो x माइनस एक्स बार क्या है, डेविएशन है, और यहाँ पर बोला क्या गया, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द डेविएशन फ्रॉम मीन इज इतना, इसका मतलब इज 135, इसका मतलब समेशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर की वैल्यू आपको गिवन है 135 और म्यू आपको गिवन है 56। तो देखो सीधी सी बात है, यहां पर आपको डेटा तो नहीं दिया, लेकिन यहां पर आपको इस बार समेशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डायरेक्ट गिवन है। तो आप क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे पहले, मतलब आपको यहां पर स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन नहीं है, तो पहले आप स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लगाएंगे, इसको फाइंड करेंगे। फाइंड करने के बाद अब आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे और पूरा क्वेश्चन एज इट इज आपका सेम रहेगा। पहला स्टेप, नल हाइपोथेसिस बिल्कुल सेम है, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बिल्कुल सेम है, कैलकुलेशन ऑफ टी, ये कैलकुलेशन ऑफ टी का स्टेप है हमारा, फॉर्मूला लगाया आपने, सारी वैल्यू आपको गिवन है, पुट कर दीजिए, तो ये कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई 4, है ना। अब टेबुलेटेड वैल्यू फाइंड करते हैं, तो उसके लिए पहले आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम पता होना चाहिए, क्योंकि सैंपल का साइज 16 है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 15 हो गई। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अगेन आपको नहीं, इस बार गिवन है, देखो ऑब्टेन 95% एंड 99% कॉन्फिडेंस लिमिट, इसका मतलब ये हुआ कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यहां पर आप एक 5% और एक 1% दोनों लेंगे आप, तो आप चाहे तो दोनों पे वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। तो फ्रॉम टी टेस्ट टेबल मैंने यहाँ पर 5% पर ही निकाला, तो कितनी वैल्यू आ गई 2.13। तो ये हमारी क्या है, टेबुलेटेड वैल्यू है, और ये क्या है, कैलकुलेटेड वैल्यू है। टेबुलेटेड वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू से कम है, इसका मतलब हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगा, और अगर हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुआ तो आप कहेंगे देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन सैंपल मीन एंड पॉपुलेशन मीन। क्लियर है, इसका मतलब ये भी है कि सैंपल इज टेकन फ्रॉम द करेक्ट पॉपुलेशन। क्लियर है। अब देखो यहां पर ना, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अगर आपने लिया 1%, कितना लिया 1%, तो अगर आप 1% लेते हैं तो टेबुलेटेड वैल्यू आपको 2.95 मिलेगी। आप चाहे तो जाकर चेक कर सकते हैं, देखो ये रहा, डिग्री ऑफ फ्रीडम 15 है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अगर आप 5% लेते हैं तो वैल्यू 2.31 आएगी, और अगर आप 1% लेते हैं तो वैल्यू 2.95 आएगी, है ना। तो यहां पर हमने 2.95 निकाल दिया। अब आप देखो आगे, नाउ कॉन्फिडेंस लिमिट ऑफ मीन एट 95%, 95% में फॉर्मूला क्या था हमारा, एक्स बार प्लस माइनस ये टेबुलेटेड वैल्यू एस अपॉन एन, सारी वैल्यू को पुट कर दो। तो यहाँ पर देखो मैंने सारी वैल्यू पुट कर दी, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। एक बार यहाँ पर प्लस लेंगे तो ये आएगा, माइनस लेंगे तो ये आएगा। तो आपको प्लस माइनस करना है, क्या करना है, प्लस और माइनस करना। ना कॉन्फिडेंस लिमिट एट 99%, तो 99% का मतलब है कि यहाँ पर बस यही तो चेंज है, यहाँ पर 2.13 था, यहाँ पर 2.95 आ जाएगा, थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा आंसर में। तो इस तरीके से आप टी टेस्ट कर सकते हैं फॉर वन सैंपल। और यहाँ पर मैंने आपको टी टेस्ट फॉर वन सैंपल में जितने भी टाइप के क्वेश्चन हो सकते थे सभी आपको करा दिए। 2 और क्वेश्चन है, इनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, अगर नहीं भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैंने आपको 4 क्वेश्चन बताए, अगर आप टी टेस्ट फॉर वन सैंपल के लिए उन चारों क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करके देख लेते हैं, तो उसके बाद आप टी टेस्ट फॉर वन सैंपल का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और अब हम देखेंगे टी टेस्ट फॉर टू सैंपल, टी टेस्ट फॉर टू सैंपल। तो आप लोग टी टेस्ट फॉर टू सैंपल अब आपको पढ़ना है। देखिए जरा, अब यहाँ पर सैंपल 2 होंगे। अभी तक क्या था, एक सैंपल था और पॉपुलेशन, है ना, यानी कि यहाँ पर पॉपुलेशन से एक ही सैंपल लिया गया था अभी तक हमने जो भी पढ़ा है। यहाँ पर जो टी टेस्ट होगा वो 2 सैंपल के लिए होगा, यानी कि यहाँ पर पॉपुलेशन से 2 सैंपल लिए गए होंगे, सैंपल 1 और सैंपल 2। अब जैसे हमने देखा कि टी टेस्ट फॉर वन सैंपल के अंदर आपने देखा कि 2 टाइप के क्वेश्चन थे, एक वो जहां पर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन था, तो जहां पर स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन था वहां पर आपका क्वेश्चन आसान हो जाता है, क्योंकि वहां पर आपको कैलकुलेशन कम करनी पड़ती है। जहां पर स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन नहीं होता तो वहां पर आपको डेटा गिवन होता है, उसकी हेल्प से पहले आप स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर दें और उसके बाद आप टी को कैलकुलेट कर दें। यहां पर भी अगेन आपके पास जो टी टेस्ट फॉर टू सैंपल होगा, इसमें भी आपको 2 टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपको सैंपल 1 सैंपल 2 दे रखे हैं, दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन अगर आपको गिवन है, तो अगर गिवन है तो आपको सीधे क्या करना है, जो भी गिवन है उसको लिखना है और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। और अगर आपको दोनों सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन नहीं है, तो इसका मतलब आपको दोनों सैंपल का डेटा गिवन होगा, तो उसके हेल्प से पहले आप स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करेंगे और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। स्टेप अगेन सारे सेम होंगे जो वन सैंपल के लिए थे, ध्यान दीजिए यहाँ पर।
मान लीजिए एक सैंपल है 1 और एक सैंपल है 2, तो अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन नहीं है तो आपको इस तरह से कोई डेटा दिया गया होगा, उसकी हेल्प से आप पहले मीन निकालेंगे, फिर उसके बाद मीन निकालने के बाद आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, जिसको आप कहेंगे S1, क्योंकि इस बार 2 सैंपल है तो एक को S1 और एक को S2 कहेंगे। क्लियर है? अगर सैंपल 2 में भी आपको डेटा गिवन होगा, वहां पर भी आपको मीन निकालना होगा और वहां पर भी आपको स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना होगा, जिसको हम S2 कहेंगे। सैंपल का साइज 30 से कम होगा, क्योंकि हम टी टेस्ट पढ़ते ही 30 से कम के लिए है। पॉपुलेशन का मीन यहाँ पर अगर μ1 है तो यहाँ पर आप मान लेंगे μ2। क्लियर है? स्टेप देखते हैं नाउ। स्टेप टू सॉल्व द क्वेश्चन, अगेन सेम, पहला स्टेप 100% सेम रहेगा 100% क्वेश्चन में, दूसरा स्टेप भी सारे क्वेश्चन में ठीक वही रहेगा, सेम एकदम, कोई चेंज नहीं है। स्टेप नंबर 3, स्टेप तो वही है लेकिन यहाँ पर फॉर्मूला बदल गया, है ना। फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पर टी को कैलकुलेट करने का, एक्स बार माइनस वाई बार अपॉन एस अंडर रूट में 1/n1 प्लस 1/n2। अब यहाँ पर जो ये एस लिखा है, दिस इज द स्टैंडर्ड डेविएशन, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन तो यहाँ पर दो होंगे, एक S1 और एक S2, तो S कहाँ से आएगा, S कहाँ से आएगा, बात समझ में आ रही है ना भाई। ये तो आपको समझ में आ गया, x बार सैंपल 1 का मीन है, y बार सैंपल 2 का मीन है, n1 सैंपल साइज है 1 का, और n2 ये n2 होगा, n2 जो है वो साइज ऑफ सैंपल है सैंपल 2 का, S1 स्टैंडर्ड डेविएशन है सैंपल 1 का और S2 स्टैंडर्ड डेविएशन है सैंपल 2 का। ये सब स्मॉल s है, कहीं कहीं पर प्रिंटिंग मिस्टेक है कि कैपिटल S लिखा है, लेकिन वो सब S1 स्मॉल ही है, S सब जगह स्मॉल है, तो इस सैंपल की बात हो रही है। चलिए, तो ये हमारा फॉर्मूला है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है S कैसे आएगा, तो ध्यान दीजिए पहले हमें S को फाइंड करना होगा। कैसे फाइंड होगा ना, इफ स्टैंडर्ड डेविएशन आर गिवन, अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है तो आप ये फॉर्मूला लगाइए। स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन होने का मतलब है कि आपको S1 और S2 गिवन होगा। अगर आपको S2 S1 गिवन है तो आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करें, है ना। इस फॉर्मूले की हेल्प से आपको S मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? S, और उस S को उठा करके आप यहाँ पुट करेंगे। देखो x बार आपको पता होगा या आप कैलकुलेट कर लेंगे, y बार आपको पता होगा या आप कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। S भी आप कैलकुलेट करेंगे, n1 n2 दोनों क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन होंगे, और सबको उठा करके इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, तो यहां से आपको t की मिल जाएगी कैलकुलेटेड वैल्यू। आगे बढ़ते हैं, स्टेप नंबर 4। अच्छा, इसी में एक चीज और है, अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन नहीं है, तो अगर गिवन नहीं है तो आप इस फॉर्मूले को लगाएं। गिवन नहीं है तो पहले आपको गिवन डेटा की हेल्प से S1 S2 को फाइंड करना होगा। देखिए एक तरीका तो ये है कि आप गिवन डेटा से पहले S1 S2 को फाइंड करो, और फाइंड करने के बाद इसी में पुट कर दो ऊपर वाले फॉर्मूले में, तो आपका एक ही फॉर्मूले से काम चल जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन नहीं है ना, तो आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला तो याद करना होगा, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा कम हो जाएगी। आप डायरेक्ट यहाँ पर पुट करिए, डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। स्टेप नंबर 4 सेम रहेगा आपका, आपको यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखना है, लेकिन यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1 नहीं होगा, यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा n1 प्लस n2 माइनस 2, n1 प्लस n2 माइनस 2, और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अगेन या तो 5% या 1%, अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो 5%। स्टेप नंबर 5 अगेन सेम, आपको टी टेस्ट टेबल में जाना है और डिग्री ऑफ फ्रीडम और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू को चेक करना है, वो आपकी होगी टेबुलेटेड वैल्यू। कंक्लूजन अगेन सेम कि भाई अगर आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू टेबुलेटेड वैल्यू से कम आती है तो हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड होगा, और अगर ज्यादा आती है तो हाइपोथेसिस आपका क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। तो मुझे लगता है अब यहाँ पर अगर आपको टी टेस्ट फॉर 1 सैंपल समझ में आ गया है, तो यहाँ पर भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस सैंपल यहाँ पर 2 हो गए, कुछ चीजें बदल गई, स्टेप आपके सारे सेम है। देखो सैंपल साइज ऑफ 10 एंड 14, इसका मतलब यहाँ पर 2 सैंपल के साइज दे दिए दोनों के, एक का 10 है एक का 14 है, तो दोनों का सैंपल साइज तो हमें पता चल गया, है ना। आगे देखो आगे क्या दिया है, फ्रॉम 2 नॉर्मल पॉपुलेशन विद स्टैंडर्ड डेविएशन। अब ये जो जिन 2 नॉर्मल पॉपुलेशन से इनको लिया गया है, उन दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन भी आपको गिवन है ना। सॉरी, सैंपल ऑफ साइज 10 एंड 14 वर टेकन फ्रॉम 2 नॉर्मल पॉपुलेशन विद स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब दोनों सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन आपको गिवन है, मतलब आपको S1 और S2 गिवन है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास चल रहा है टी टेस्ट। टी टेस्ट में आपको पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन नहीं होता है।
द सैंपल मीन वर फाउंड टू बी, अब यहाँ पर देखो सैंपल का मीन भी हमें दे रखा है दोनों का, तो हमें यहाँ पर एक्स बार और वाई बार भी दे दिया गया, तो सारा डेटा तो हमें गिवन है, कुछ हमें अपने आप कैलकुलेट करना ही नहीं है, हमें तो बस स्टेप को फॉलो करना है। टेस्ट वेदर द मीन ऑफ टू पॉपुलेशन आर द सेम एट 5% लेवल। अच्छा यहाँ पर एक चीज देखिए, टी टेस्ट फॉर वन सैंपल में हम क्या करते थे, सिग्निफिकेंट डिफरेंस को चेक करते थे सैंपल मीन और पॉपुलेशन मीन के बीच में, लेकिन यहां पर आपको सिग्निफिकेंट डिफरेंस को चेक करना है दोनों सैंपल के मीन के बीच में, यानी कि यहां पर पॉपुलेशन का मीन नहीं आएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते, तो यहां पर सबसे पहले आपको, अच्छा यहां पर S1 और S2 दिया था, लेकिन हमें S तो निकालना पड़ेगा, है ना, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है उसमें S गिवन S है, S1 S2 नहीं है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्योंकि आपको स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, तो आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे और सबसे पहले S को निकालेंगे। तो यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई किया, S हमारे पास आ चुका, अब स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। पहला नल हाइपोथेसिस सेट करेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द मीन ऑफ टू सैंपल, जो दो सैंपल आपको दे रखे हैं उनके बीच में कोई भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है ना। तो यहाँ पर हमारा पहला स्टेप खत्म। दूसरा स्टेप, यहाँ भी ये भी हो गया, यहाँ पर भी क्या है, टू टेल टेस्ट है। तो ये दोनों स्टेप तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि टी टेस्ट के सभी क्वेश्चन में क्या रहने वाले हैं, सेम रहने वाले हैं। तो माइनर सा चेंज आया यहाँ पर कि यहाँ पर जो सिग्निफिकेंट डिफरेंस है वो हमें सैंपल और मीन के बीच में चेक नहीं करना, दोनों सैंपल का जो मीन होगा उनका जो डिफरेंस है वो हम चेक करेंगे। आगे बढ़ते हैं स्टेप नंबर 3 में। आप जानते हैं स्टेप नंबर 3 में आपको फॉर्मूला लगाना है, आपको टी को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला आप यहाँ पर पुट करेंगे, सारा डेटा आपको गिवन, देखिए सब कुछ आपको गिवन है, उठा के यहाँ पर पुट कर दो, कैलकुलेटर का यूज करो और यहाँ से आपको टी की कैलकुलेटेड वैल्यू मिल जाएगी। तो टी की कैलकुलेटेड वैल्यू मिल जाएगी, आपके 3 स्टेप पूरे हुए। नाउ स्टेप नंबर 4, डिग्री ऑफ फ्रीडम देखो कितना है, तो सैंपल का साइज आपको मालूम है, एक का 10 है एक का 14 है, तो दोनों का 24 हो गया ऐड करने के बाद, इसमें से 2 को माइनस कर दो तो डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पर 22 आ गई। अब आप यहाँ पर देखें तो आपको जो टेबल है उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम 30 से ज्यादा नहीं दिया गया है, तो ध्यान रखना यहाँ पर सैंपल का साइज आपको कभी भी ऐसा नहीं दिया जाएगा कि उनको दोनों को ऐड करके 2 को माइनस करके ये वैल्यू 30 से ज्यादा है, 30 से ज्यादा कभी नहीं आएगी किसी भी क्वेश्चन में, क्योंकि उसके लिए आपको टेबल ही गिवन नहीं है ना, टेबल ही गिवन नहीं है। आगे देखो ना, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% गिवन था क्या, गिवन है इस बार, तो 5% गिवन नहीं भी होता तो भी हम 5% लेते। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमें पता है, अब हमें क्या करेंगे, हम टी टेस्ट टेबल में जाएंगे और जहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम 22 है और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपके पास 5% है, देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम 22, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5%, इंटरसेक्शन पे वैल्यू मिली हमें 2.07, तो हमारी टेबुलेटेड वैल्यू हो गई 2.07 किया। उसके बाद कैलकुलेटेड वैल्यू देखो, ये 0.8604 है, तो कैलकुलेटेड वैल्यू टेबुलेटेड वैल्यू से कम है, इसलिए हाइपोथेसिस हो जाएगा एक्सेप्ट। और अगर हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुआ तो अब आप यहां पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहां पर, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द सैंपल मीन, है ना, सैंपल मीन में कोई भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। देखो इसमें क्या है ना, इसमें आपको स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन नहीं है, लेकिन आपको डेटा गिवन है, तो पहले आप डेटा की हेल्प से स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करेंगे। देखो द हाइट ऑफ 6 रैंडमली चूजन सेलर इन इंचेस, मतलब यहाँ पर है सेलर को रैंडमली क्या किया गया है, चूज किया गया है, और उनकी जो हाइट है उनको इंचेस में लिखा गया है, ये देखिए ये हाइट है। एंड दोज ऑफ 9 रैंडमली चूजन सोल्जर, अब यहाँ पर 9 सोल्जर को सेलेक्ट किया गया, चूज किया गया, और उनकी भी जो हाइट है इंचेस में वो यहाँ पर लिखी। टेस्ट वेदर द सेलर आर ऑन द एवरेज टॉलर देन द सोल्जर, मतलब हमसे ये पूछा है कि आपको टेस्ट करना है कि जो सेलर की जो एवरेज हाइट है क्या वो सोल्जर की एवरेज हाइट से ज्यादा है, ये आपको चेक। बात समझ में आ रही? वैसे अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन वन टेल टेस्ट का है ना, वन टेल टेस्ट का है, लेकिन आपको क्योंकि सारे क्वेश्चन टू टेल, आपको जो टेबल दी गई है आपकी बुक में वो केवल टू टेल टेस्ट की दी गई है, तो हम इसको टू टेल टेस्ट की तरह ही करेंगे। बात समझ में आ रही है? देखिए जरा, तो यहाँ पर हमारे पास जो सैंपल साइज है 1 उसका है 6, सैंपल 1 का सैंपल साइज 6 है, सैंपल 2 का सैंपल साइज क्या है 9 है, ठीक है ना, सैंपल साइज क्या है
9। नाउ टेस्ट वेदर, अब देखो आगे ध्यान दो, अब यहां पर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास समेशन एक्स है, सबसे पहले हम जो गिवन डेटा उसको मैंने लिखा, यहां पर देखो एक्स लिख दिया मैंने, और पहले मैं इसका मीन निकालूंगा, मीन मैंने आगे कैलकुलेट किया, ये देखिए मीन का फॉर्मूला आप जानते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो ये 68 आ गया, कितना आ गया 68, तो यहां से हम x माइनस एक्स बार लिख देंगे, फिर इसका स्क्वायर कर देंगे, बात समझ में आ रही है। अब इसी टेबल के अंदर मैंने सोल्जर का डेटा भी ले लिया, तो यहां पर हमने मान लिया कि ये y की वैल्यूज है सारी, तो यहां पर मैंने y की वैल्यूज लिखी, फिर मैंने इस y का मीन निकाला, अगेन मीन यहां पर निकाला, देखो समेशन सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो यहां से हमें y बार मिल गया, और y बार की हेल्प से हमने यहाँ पर y माइनस वाई बार फाइंड किया, फिर उसका स्क्वायर किया, तो देखो x माइनस एक्स बार का स्क्वायर का समेशन ये आ गया, y माइनस वाई बार के समेशन का स्क्वायर ये आ गया, बात समझ में आ रही है। आगे बढ़ेंगे, और यहां पर अब हमने क्योंकि x बार और y बार हमारे पास आ चुका है, तो इस बार हमने जो फॉर्मूला लगाया x को कैलकुलेट करने का, वो दूसरा वाला फॉर्मूला लगाया, व्हेन स्टैंडर्ड डेविएशन इज नॉट गिवन। तो देखो यहां से क्या हुआ, हमने सीधे यहाँ पर समेशन x माइनस एक्स बार की वैल्यू पुट करी, होल स्क्वायर की, और इसकी भी पुट करी, अपॉन में n1 प्लस n2 माइनस 2 करा, सारी वैल्यू अपने कैलकुलेट कर चुके हैं, यहाँ पर पुट करेंगे तो हमें s मिल जाएगा। अब स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, पहला स्टेप नल हाइपोथेसिस, यहां पर वही आएगा, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द मीन ऑफ टू सैंपल, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, नल हाइपोथेसिस। अच्छा यहां पर मैंने ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस नहीं लिखा, स्टेप नंबर 2, उसको भी आप लिख सकते हैं, क्लियर है। नल ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, उसमें क्या होगा, नॉट इक्वल होगा, बात समझ में आ गई। आगे देखो ना, कैलकुलेशन ऑफ टी, अगेन हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे टी का, तो हमें यहाँ पर कैलकुलेटेड वैल्यू मिल गई टी की। अब हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे स्टेप नंबर 4 में जाके, और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, और उसके बाद टी टेस्ट टेबल में जाएंगे, वहां से वैल्यू को चेक करेंगे, जो कि वैल्यू आएगी आपकी 2.16। कंक्लूजन, ये हमारी टेबुलेटेड वैल्यू है, कैलकुलेटेड वैल्यू कितनी है, कैलकुलेटेड वैल्यू बहुत कम है, तो इसका मतलब ये हाइपोथेसिस क्या होगा, एक्सेप्ट होगा, क्या होगा, एक्सेप्ट होगा, और मीन ऑफ द टू पॉपुलेशन आर सेम, हेंस द एवरेज हाइट ऑफ सोल्जर इज नॉट टॉलर देन एवरेज हाइट ऑफ सेलर इज नॉट टॉलर देन सोल्जर। अब इस क्वेश्चन में आपको एक चीज मैं और बता देता हूँ, कि अगर मान लीजिए ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एक्चुअल में देखा जाए तो हमारा टू टेल टेस्ट का नहीं है, लेकिन हमारे पास जो टेबल अवेलेबल है वो टू टेल टेस्ट की है। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो ये वन टेल टेस्ट का है, किसका है, वन टेल टेस्ट। तो इसके लिए जो हमें टेबल है, देखिए टेबल के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, ये जो टेबल आपको दे रखी है बुक में, ये टू टेल टेस्ट की टेबल है। इसी तरह से वन टेल टेस्ट की टेबल भी आती है, लेफ्ट टेल टेस्ट और राइट टेल टेस्ट, दोनों टेबल सेम होती है, बस प्लस माइनस का अंतर होता है। वैल्यूज क्या होती है, एक में प्लस में, राइट टेल टेस्ट की सारी वैल्यू प्लस होती है, और लेफ्ट टेल टेस्ट की सारी वैल्यू क्या होती है, माइनस में होती है। वैल्यू दोनों की सेम रहती है, इसलिए हम उनको कहते हैं वन टेल टेस्ट। लेकिन वन टेल टेस्ट की जो टेबल है वो आपकी बुक में अवेलेबल नहीं है, इसीलिए मैंने आपको इस क्वेश्चन को टू टेल टेस्ट से कराया। लेकिन अगर आपको वन टेल टेस्ट की टेबल अगर बुक में गिवन भी होती है, मान लीजिए बुक में गिवन नहीं है लेकिन आपको दूसरी किताबों में मिल जाएंगी भाई, केवल जो एके ट्यू से रिलेटेड बुक्स हैं उनमें नहीं है, बाकी सब में तो है। तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज बता देता हूँ कि फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला है। अगर वन टेल टेस्ट में भी आप जाकर इसकी वैल्यू को चेक करेंगे ना, तो वहां पर भी जो इसकी वैल्यू होगी टेबुलेटेड वैल्यू, वो टेबुलेटेड वैल्यू जितनी यहाँ पर दे रखी है इससे ज्यादा होगी, इससे भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इस कहने का मतलब ये है, ये वैल्यू पहले से हमारे पॉइंट में है, और अगर हम वन टेल टेस्ट के टेबल देखेंगे तो वो वैल्यू इससे भी ज्यादा आएगी। तो अगर वो वैल्यू इससे भी ज्यादा आएगी तो हमारा कंक्लूजन क्या रहेगा, कि हाइपोथेसिस हमारा क्या हो रहा है, एक्सेप्ट हो रहा है। बात समझ में आ रही है, हाइपोथेसिस हमारा क्या हो रहा है, एक्सेप्ट हो रहा है। देखो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, वन टेल टेस्ट में हमेशा टेबुलेटेड वैल्यू टू टेल टेस्ट से ज्यादा होती है। जब ये यहीं पर एक्सेप्ट हो गया तो वहां पर तो 100% एक्सेप्ट होगा ही होगा। तो मुझे लगता है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन को करते कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको यहाँ पर फुल मार्क्स मिलेंगे। तो ये हमने टू टेल टेस्ट के भी क्वेश्चन, दो तीन टाइप के क्वेश्चन जो होते थे वो सब मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आप इतना कर लेते हैं, टी टेस्ट का कोई भी क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो आपने देखा, अगर आपको टी टेस्ट में फॉर्मूले अगर आपको याद है ना, उसके बाद केवल आपके पास 5-6 स्टेप हैं और सारे स्टेप सेम है, बस फॉर्मूले आपको याद करने हैं, तो आप बहुत ही आसानी के साथ टी टेस्ट का कोई भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट जो हमारा टेस्ट आता है वो आता है जेट टेस्ट।
कौन सा टेस्ट है? जेड टेस्ट। और जेड टेस्ट के अंदर भी वही सारे स्टेप रहेंगे जो टी टेस्ट में, इसमें है टी टेस्ट में। हाँ, यहां पर कुछ चीजें आसान हो जाएंगी, वो मैं आपको बताऊंगा। यानी कि ये जो टेस्ट है ये टी टेस्ट के कंपैरिजन में आसान है, लेकिन यहां पर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है। देखिए टी टेस्ट में क्या था, टी टेस्ट फॉर 1 सैंपल, टी टेस्ट फॉर 2 सैंपल, 2 ही टाइप के क्वेश्चन थे। लेकिन यहां पर 5 टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन है टी टेस्ट से ज्यादा आसान। इसीलिए इसको हम यहां पर बहुत जल्दी से खत्म कर लेंगे। ध्यान दीजिए, देखिए इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। देखो टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, ये तो फिर से वही चीज है सेम कि भाई टी टेस्ट होता है, जेड टेस्ट होता है, एफ टेस्ट हमारे सिलेबस में नहीं है, है ना। हमें टी टेस्ट हमारा कंप्लीट हो चुका, अब हम रिवाइज करने जा रहे हैं जेड टेस्ट को। अब जेड टेस्ट कब एप्लीकेबल होगा? पहले मैं आपको बता चुका हूं कि कब होगा, कि जब सैंपल साइज 30 से ज्यादा होगा तो हम जेड टेस्ट को अप्लाई करते हैं। लेकिन यहाँ पर और भी बहुत सारी चीजें मैं आपको बता देता हूँ कि जो जेड टेस्ट है वो कब कब एप्लीकेबल होता है। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा कि स्टैंडर्ड डेविएशन नोन है, यहाँ पर लिखा मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन नोन नहीं है, नोन है। देखो अगर सैंपल का साइज 30 से कम है और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास अननोन है, तो ये वाला केस हम पढ़ चुके हैं, यहाँ पर टी टेस्ट लगता है अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती है तो, है ना। अब अगर आपका सैंपल साइज 30 से कम है लेकिन आपको पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, तो वहां पर आप जेड टेस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपके पास जितने भी क्वेश्चंस होंगे जेड टेस्ट के, उनमें से किसी भी क्वेश्चन में सैंपल का साइज 30 से कम नहीं होगा, इसलिए ये वाला केस हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब इस केस के क्वेश्चन हमारे आएंगे ही नहीं। आगे बढ़ते हैं। अगर सैंपल का साइज 30 से ज्यादा है तो चाहे आपको स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन हो या ना गिवन हो, आप दोनों ही केस में जेड टेस्ट को अप्लाई करेंगे। यानी कि जेड टेस्ट का एरिया थोड़ा सा बड़ा है। क्लियर है, बात समझ में आ गई। और आप ब्रॉडली अगर इसको समझे, सिंपल लैंग्वेज में अगर आप इसको समझे, तो आप बस इतना ध्यान रखिए कि जहां पर सैंपल साइज 30 से कम है वहां टी टेस्ट लगाना है, और जहां पर सैंपल साइज 30 से ज्यादा है वहां पर जेड टेस्ट को अप्लाई करना है ना। जेड टेस्ट की बात करते हैं तो देखो जेड टेस्ट के अंदर हमारे टोटल 5 टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। कौन कौन से समझ लेते हैं। पहला जेड टेस्ट फॉर सिंगल मीन मतलब 1 सैंपल, यानी कि जेड टेस्ट फॉर 1 सैंपल, जेड टेस्ट फॉर 2 सैंपल, सैंपल तो 2 ही होंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ और वैरायटी भी है। जेड टेस्ट फॉर सिंगल प्रोपोर्शन, देखो प्रोपोर्शन आ गया यहाँ पर, जेड टेस्ट फॉर डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शन एंड जेड टेस्ट फॉर डिफरेंस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ये हमारे पास यहाँ पर 5 वैरायटी है जेड टेस्ट के अंदर। हाँ समझ में आ रही। अगर मैं बात करूं इसमें से इंपॉर्टेंट कौन से, तो वैसे इसमें से इंपॉर्टेंट पहले 3 टेस्ट, 3 टाइप के क्वेश्चन। अगर आप ये 3 टाइप के भी कर लेते हैं ना तो इतने भी सफिशिएंट है। चल, लेकिन है बहुत आसान है ना। जेड टेस्ट टेबल, अब यहाँ पर जेड टेस्ट टेबल की बात कर लेते हैं। देखिए ये टेबल बहुत ही सिंपल से टेबल है। देखो बस आपको इतना याद करना। देखो आप एक बार बताइए, आपने टी टेस्ट देखा, वहां पर भी केवल 2 ही चीज थी क्या, या तो 5% या 1%। यहाँ पर 1 हो सकता है, 5 हो सकता है, 10% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हो सकता है। टेस्ट 3 तरह के हो सकते हैं, 2 टेल टेस्ट, राइट टेल टेस्ट, लेफ्ट टेल टेस्ट। अब देखो ये जो राइट टेल टेस्ट है और लेफ्ट टेल टेस्ट है, इन दोनों टेस्ट की वैल्यू सेम ही होती है, बस प्लस माइनस का अंतर है ना। इसीलिए अगर राइट टेल टेस्ट है या लेफ्ट टेल टेस्ट है तो इन दोनों टेस्ट को हम 1 टेल टेस्ट कहते हैं। कैसे टेस्ट है? 1 टेल टेस्ट है। बात समझ में आ रही है? 1 टेल टेस्ट, 1 टेल टेस्ट का क्वेश्चन आपको देखते ही पता चल जाएगा। उसमें क्या होगा, उसमें या तो ग्रेटर देन या लेस देन, मोर लेस, इस तरह के वर्ड आपको देखने को मिलेंगे। अभी क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बता दूं कि कैसे पहचानेंगे कि क्वेश्चन 1 टेल टेस्ट का है या 2 टेल टेस्ट का। और यहां पर भी अगर आप देखो ना, तो देखो 2 टेल टेस्ट की जो वैल्यू है और 1 टेल टेस्ट की जो वैल्यू है ना, ये 2 टेल टेस्ट की वैल्यूज है और ये आपकी 1 टेल टेस्ट की वैल्यूज है ना। बस अंतर क्या है, यहाँ प्लस में है, यहाँ माइनस। आगे बढ़ते हैं, जब क्वेश्चन करेंगे तो पूरा सब कुछ आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और यहां पर क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन में हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% रहेगा, तो जो अगर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% है तो आप इस वैल्यू को डायरेक्ट याद भी कर सकते हैं कि बाई चांस आपको अगर टेबल ना मिले तो 1.96 वैल्यू होती है 2 टेल टेस्ट में, 1 टेल टेस्ट में 1.645 होती है। तो अगर आप ये 2 वैल्यू याद कर लेंगे ना तो आपको टेबल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इन 2 वैल्यू से, है ना। क्योंकि जनरली 99% क्वेश्चन इन्हीं 2 केस के यही बनेगा केस। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जेड टेस्ट फॉर 1 सैंपल। तो यहाँ पर 5 वैरायटी है हमारे पास क्वेश्चन की।
तो पांचों को 1 बाय 1 चेक कर लेते हैं। अब यहां पर देखो एक चीज, देखो यहां पर क्या आसान हो गई, यहां पर आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम गिवन नहीं होगी, मतलब जेट टेस्ट में हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम की रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी। बात समझ में आ रही है ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो अब यहां पर देखो हमारे लिए अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं है तो हमारे लिए और आसान हो गया, हमारा एक स्टेप लगभग कम हो गया, स्टेप नंबर 4। क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं है, केवल लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, तो हम सीधे जेट टेस्ट टेबल में जाएंगे और जेट टेस्ट टेबल में भी क्या जाना, यही दो वैल्यू जनरली आएंगी और अपनी टेबुलेटेड वैल्यू लिख देंगे। चलिए क्वेश्चन करते हैं तब आपको समझ में आएगा। तो पहले हमारा आ गया जेट टेस्ट फॉर 1 सैंपल। तो यहां पर हम क्या करेंगे, क्या चेक करेंगे, टू टेस्ट द सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन सैंपल मीन एंड पॉपुलेशन मीन। मतलब यहां पर भी हमें सैंपल मीन और पॉपुलेशन मीन के बीच में क्या करना है, सिग्निफिकेंट डिफरेंस को चेक करना है। स्टेप टू सॉल्व क्वेश्चन, स्टेप नंबर 1 हमारा क्या होगा, यहां पर हमें नल हाइपोथेसिस को सेट करना है और नल यानी कि स्टेप नंबर 1 अगेन हमारा सेम है जैसा कि टी टेस्ट में होता था। अब आप यहां पर सोचेंगे सर यहां पर क्या थ्योरी हमें लिखनी है, हाँ आपको यहां पर जो नल हाइपोथेसिस में जो आप थ्योरी लिखेंगे वो वही थ्योरी लिखेंगे जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। मतलब आपको अपने आप कुछ नहीं याद करना, जो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया वही आपका नल हाइपोथेसिस में आ जाएगा। मैं आपको क्वेश्चन जब आएगा तब आपको बताऊंगा कि आपको लिखना है। स्टेप नंबर 2 अगेन आपका सेम ही है, म्यू इज नॉट इक्वल टू म्यू नॉट। अब देखो अगर आपको ये नहीं बताया कि जो वैल्यू है म्यू की वो कम है या ज्यादा है, तो उसमें क्या होगा, म्यू इक्वल टू म्यू नॉट लिखेंगे और ये आपका टू टेल टेस्ट आ जाएगा। तो अगर आपका नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होता है तो आप ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को सेलेक्ट करेंगे और इसमें तीन टाइप के टेस्ट हो सकते हैं, टू टेल, राइट टेल और लेफ्ट टेल। ये जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। स्टेप नंबर 3 अब आपका अगेन सेम है, आपको फॉर्मूला लगाना है। अब यहाँ पर जेड आएगा, वहां पर टी आता था, है ना, ये मॉड जेड है। जेड की कैलकुलेटेड वैल्यू आपको इस फॉर्मूले से फाइंड करनी है, एक्स बार माइनस म्यू अपॉन एस अपॉन में अंडर रूट एन। और यही फॉर्मूला टी टेस्ट में भी होता था, अगर आपको याद हो तो 1 सैंपल के लिए। आगे बढ़ेंगे और अब हम जाएंगे जेड टेस्ट टेबल पे। देखो यहाँ पर एक स्टेप मैंने कम कर दिया है ना, क्योंकि आपको जब डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं दे रखी है तो 4th स्टेप की जरूरत नहीं है आपको। सीधे आप क्या करेंगे, स्टेप नंबर 4 पे जाएंगे और जेड टेस्ट टेबल में जाएंगे। वहां पर जाके आपको क्या करना है, टेबुलेटेड वैल्यू निकालनी है जेड की, कहां पर, एट द गिवन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, है ना, जो टेबल मैंने आपको स्टार्टिंग में बता रखी है उसी टेबल से जाके आपको क्या करना है, जेड की टेबुलेटेड वैल्यू को देखना है। अब कंक्लूजन देखिए, अगर कैलकुलेटेड वैल्यू कम है टेबुलेटेड वैल्यू से तो एक्सेप्ट होगा और अगर ज्यादा है तो रिजेक्ट होगा, है ना। तो आप या तो लिख देंगे एक्सेप्टेड है या रिजेक्टेड है, क्वेश्चन खत्म हो गया आपका। अच्छा यहाँ पर भी आपको कॉन्फिडेंस लिमिट और फिड्यूशियल लिमिट पूछी जा सकती है। तो अगर आपको 95% कॉन्फिडेंस लिमिट पूछी है तो इसका मतलब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% है, तो ये आपको याद रखना है, इसी से आप निकालेंगे, है ना। तो यहाँ पर म्यू की जो वैल्यू है इन दोनों के बीच में लाई करेगी, या आप एक काम भी कर सकते हैं, यहाँ पर प्लस माइनस कर दो और इसको हटा दो, है ना, जैसे हमने टी टेस्ट में भी किया था। सेम वही चीज तो है जो टी टेस्ट में थी, तो वहां पर मैंने प्लस माइनस करके लिख दिया था, यहाँ पर प्लस माइनस करके नहीं लिखा है, बात एक ही है। तो ये लिमिट को, कॉन्फिडेंस लिमिट के फॉर्मूले को भी आप याद रखेंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं, देखिए जरा ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन, ए रैंडम सैंपल ऑफ 900 मेंबर, एक रैंडम सैंपल है उसके अंदर 900 मेंबर्स है। देखो इसका मतलब ये सैंपल का साइज है, क्या ये सैंपल का साइज है 900, इसका मतलब एन की वैल्यू 900 है। तो आपको यहां पर इतनी लाइन पढ़ के ही समझ में आ गया कि ये क्वेश्चन टी टेस्ट का तो नहीं है, जेड टेस्ट का ही होगा, है ना, क्योंकि सैंपल का साइज 30 से ज्यादा है तो मीन, और मीन दे रखा आपको सैंपल का 3.4, तो ये आ गया आपके पास एक्स बार। तो दो वैल्यू तो आपको पता चल गई। आगे बढ़ते हैं, कैन इट बी रीजनेबली रिगार्डेड एज अ सैंपल फ्रॉम लार्ज पॉपुलेशन ऑफ मीन। अब यहाँ पर आपको पॉपुलेशन का मीन दे दिया 3.2 और स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया 2.3। ये पॉपुलेशन का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन है, यानी कि इस बार आपको पॉपुलेशन का मीन भी गिवन है और पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन भी गिवन। तो ये सारा डेटा आपको गिवन है, तो मुझे लगता है क्वेश्चन को पढ़ के बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये जेड टेस्ट का क्वेश्चन है, क्योंकि टी टेस्ट में स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन नहीं होता और टी टेस्ट में सैंपल का साइज 30 से कम होता है, लेकिन यहाँ 900 है। तो सारा डेटा हमें गिवन है, अब हमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। पहला स्टेप नल हाइपोथेसिस। देखो इसमें नल हाइपोथेसिस जो एच नॉट है उसको आप क्या लिख सकते हैं, जो भी क्वेश्चन में दे रखा है उसी को लिख दो। जैसे यहाँ पर दे रखा है कि सैंपल फ्रॉम लार्ज पॉपुलेशन, तो सैंपल इज ड्रॉन फ्रॉम लार्ज पॉपुलेशन विद मीन, तो हमने वही लिखा है
इसमें लिखा था कैन इट बी रिगार्डेड एज अ सैंपल फ्रॉम लार्ज पॉपुलेशन, तो हमने वही चीज तो लिखा कि ठीक है भाई, सैंपल इज ड्रॉन फ्रॉम लार्ज पॉपुलेशन विद मीन 3.2, है ना, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 2.3। आप चाहें तो पूरा लिख सकते हैं। मतलब क्वेश्चन में आपसे जो पूछा गया है ना, उसी को आपको नल हाइपोथेसिस, उसी को आपको एजम्पशन मान लेना है। क्या करना है? एज्यूम कर लेना है। स्टेप नंबर 1 हो गया हमारा कंप्लीट। स्टेप नंबर 2 पे चलेंगे, अगेन सेम रहेगा। अच्छा, यहां पर कहीं भी ऐसा नहीं बोला गया कि जो मीन है उसकी वैल्यू ग्रेटर है या लेस है। इसका मतलब म्यू की वैल्यू इस गिवन, अगर मान लीजिए ये रिजेक्ट होता है, तो रिजेक्ट होने का मतलब है कि म्यू की वैल्यू 3.2 से ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। तो इसका मतलब इक्वल नहीं है, तो यानी कि दोनों तरफ इसकी वैल्यू जा सकती है। तो ये टू टेल टेस्ट हुआ। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पर हमें पता होगा कि म्यू की वैल्यू इस वैल्यू से या तो ज्यादा है या कम है, तो वहां पर वन टेल टेस्ट आ जाएगा। नाउ कैलकुलेशन ऑफ जेड। अब हमें जेड की कैलकुलेशन करनी है, फॉर्मूला सीधे लिखेंगे और इसमें सारी वैल्यूज हमें गिवन है, सबको पुट कर देंगे और आपके पास जेड की कैलकुलेटेड वैल्यू आ जाएगी। जेड की कैलकुलेटेड वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अब आप जाएंगे टेबल में, क्योंकि यहाँ पर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिया क्या? नहीं दिया। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस नहीं दिया, इसका मतलब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% है। और आप जानते हैं 5% में टेबुलेटेड वैल्यू कितनी है? 1.96। इसीलिए मैं कह रहा था इसको याद कर लो, आसान हो जाएगा। 1.96 है 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे, क्योंकि टू टेल टेस्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमें यहाँ पर 1.96 वैल्यू मिल गई ना। कंक्लूजन देखो, कैलकुलेटेड वैल्यू 2.61 थी, ये 1.96 है, इसका मतलब कैलकुलेटेड वैल्यू ज्यादा है। तो कैलकुलेटेड वैल्यू ज्यादा है तो H0 रिजेक्ट हो जाएगा और H1 एक्सेप्ट होगा। और H1 अगर एक्सेप्ट होगा तो आप क्या कह सकते हैं कि सैंपल इज नॉट ड्रॉन फ्रॉम लार्ज पॉपुलेशन, यानी कि सैंपल इस पॉपुलेशन से ड्रॉ नहीं किया गया है। मतलब आपने जो अजम्पशन लिया था उसमें बस नॉट लगा देना कि भाई ये गलत है, मतलब इसका उल्टा कर देना आपको। वैसे हम टी टेस्ट में भी कर रहे थे कि जो हम नल हाइपोथेसिस लेते थे, लास्ट में जाके हम क्या लिखते थे भाई, अगर हमने नल हाइपोथेसिस लिया कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, तो हम, अगर वो रिजेक्ट होता है तो हम क्या लिखते हैं? देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस। तो सेम चीज यहां पर। तो मुझे लगता है पहला क्वेश्चन ये आपको समझ में आया होगा। तो ये था हमारा पहले टाइप का क्वेश्चन। इसमें और क्या चेंज आ सकता है? इसमें बस इतना चेंज आ सकता है कि आपको इसमें कॉन्फिडेंस लिमिट और पूछी जा सकती है, बस, और कोई वैरायटी इसमें नहीं बन सकती। अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट को ऐसा भी हो सकता है कि कुछ को ऐसा लगे कि सर क्या ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं यहाँ पर जहाँ पर डेटा गिवन हो, जैसा टी टेस्ट में होता था। टी टेस्ट में भाई 1 सैंपल में 2 सैंपल में 2 टाइप के क्वेश्चन थे। एक वो जहाँ पर डायरेक्ट आपको गिवन होता था स्टैंडर्ड डेविएशन, एक वो जहाँ पर आपको डेटा गिवन होता था और आप स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करते थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सैंपल का साइज बहुत बड़ा है भाई। यहाँ पर सैंपल साइज 900 है, तो 900 सैंपल साइज का डेटा गिवन, मतलब गिवन हो, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। तो केवल डेटा टी टेस्ट में गिवन होता है, तो इसलिए एक ही टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा, बस। समझ में आ गया? तो ये था हमारा जेट टेस्ट फॉर 1 सैंपल। अब हम चलते हैं जेट टेस्ट फॉर 2 सैंपल। जेट टेस्ट फॉर 2 सैंपल टू टेस्ट द सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन मीन ऑफ 2 लार्ज इंडिपेंडेंट सैंपल। यहाँ पर फिर से वही चीज है, अगर 2 सैंपल होंगे तो हमें दोनों सैंपल के मीन जो होंगे उनके बीच में सिग्निफिकेंट डिफरेंस को चेक करना है। तो नाउ स्टेप टू सॉल्व क्वेश्चन। अगेन यहाँ पर स्टेप लगभग सेम रहेंगे। पहला स्टेप वही रहेगा आपका, दूसरा स्टेप भी वही रहेगा, तीसरे स्टेप में जाके फॉर्मूला बदल जाएगा थोड़ा सा। यहाँ पर जेड के लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे आप? एक्स बार माइनस वाई बार अपॉन में अंडर रूट एस वन का स्क्वायर अपॉन एन वन प्लस एस टू का स्क्वायर अपॉन एन टू। अब क्योंकि यहाँ पर कभी कभी पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन भी गिवन होता है ना भाई, या तो आपको, मतलब पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पर गिवन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, दोनों केस यहाँ पर बन जाते हैं। तो अगर आपको पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है सिग्मा 1 सिग्मा 2, तो आप इस फॉर्मूले को लगाएंगे। और अगर आपको सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है तो आप इसको लगाएंगे। मुझे लगता है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। तो ये फॉर्मूले आपको याद करने हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखो, हाँ ठीक है। अब यहाँ पर कई बार क्या होता है, कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे यहाँ पर आपके पास सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दोनों बराबर है, बाई चांस क्या है? इक्वल है ना। तो अगर दोनों इक्वल है तो ये सिग्मा यहाँ से बाहर आ जाएगा। देखो जैसे फॉर एग्जांपल इस फॉर्मूले में देखो आप, अगर आपको सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दोनों इक्वल दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं? दोनों इक्वल दे रखे हैं, ऐसा क्वेश्चन में मेंशन होगा, तो उस केस में आपका ये फॉर्मूला इस फॉर्मेट में सिंप्लीफाई हो जाएगा। इस फॉर्मेट में सिग्मा बाहर आ जाएगा, ये 1/n1 प्लस 1/n2 बन जाएगा। उस केस में आप क्या करेंगे? उस केस में आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, आप यहां से सिग्मा की वैल्यू निकाल
है ना, और ये वाला फॉर्मूला आप इसमें अप्लाई कर देंगे। ऐसा हो सकता है कुछ क्वेश्चन के अंदर ना। इतना करने के बाद आपको जेड टेस्ट टेबल में जाना है और वहां से वैल्यू को देखना है और उसके बाद कंक्लूजन आपका आ जाएगा कि एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। क्वेश्चन देखिए इसके ऊपर बेस्ड, यहाँ पर भी एक ही टाइप का क्वेश्चन बनेगा, ज्यादा यहाँ पर वैरायटी नहीं होगी। द एवरेज इनकम ऑफ पर्सन वाज रुपीज, ये एवरेज इनकम है, मतलब ये मीन दे रखा आपको, है ना। द एवरेज इनकम ऑफ पर्सन वाज रुपीज 210 विद स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 10। अच्छा ये 210 है, ये 10 हो गया इन ए सैंपल ऑफ 100 पीपल, यानी कि जो 100 पीपल का सैंपल है, यानी कि इसका मतलब सैंपल साइज दे दिया हमें, है ना। तो सैंपल साइज, अब यहाँ पर दो सैंपल दे रखे, ये हमें सैंपल 1 का डेटा दिया, तो सैंपल 1 का जो साइज है वो 100 है, मीन 210 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 10 है, तो सब कुछ हमें दे दिया n1 x बार और s1। सैंपल 2 पे चलते हैं, और अनदर सैंपल, एक और सैंपल इसमें 150% है, यानी कि यहाँ पर n2 की वैल्यू 150 है, और एवरेज इनकम जो है उनकी वो कितनी है 220 है, इसका मतलब मीन हमारा 220 आ गया और स्टैंडर्ड डेविएशन 12 है। ये सारा डेटा हमें यहाँ पर दे दिया। द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ इनकम ऑफ द पीपल ऑफ द सिटी वाज ₹11। यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, जो सिटी के पीपल है उनका जो द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ इनकम ऑफ द पीपल ऑफ द सिटी, यानी कि ओवरऑल पूरी पॉपुलेशन की बात हो रही है, वो कितना 11 है। हालांकि हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी इसलिए मैंने लिखा भी नहीं। टेस्ट वेदर देयर इज एनी सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन एवरेज इनकम ऑफ लोकेलिटीज, तो हमें ये बताना कि क्या कोई सिग्निफिकेंस डिफरेंस है उनकी एवरेज इनकम में। मतलब अगेन इट इज अ टू टेल टेस्ट। कैसा है ये? टू टेल टेस्ट, क्योंकि हमने जो डिफरेंस पूछा कि है या नहीं है, कम और ज्यादा की बात नहीं हुई है, तो ये भी क्या है? टू टेल टेस्ट है। तो सबसे पहले तो पूरा डेटा गिवन लिख दिया, उसके बाद नल हाइपोथेसिस लिख दिया मैंने, है ना। तो यहाँ पर हमने क्या ले लिया नल हाइपोथेसिस कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन एवरेज इनकम ऑफ द लोकेलिटीज, मतलब जो क्वेश्चन में दिया था उसी को हमने मान लिया कि कोई डिफरेंस नहीं है। दिस इज अजम्पशन, यानी कि एक्स बार वाई बार बराबर। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, इसका मतलब ये अगेन टू टेल टेस्ट है। कैसा टेस्ट है? टू टेल टेस्ट। अब हम यहाँ पर जेड कैलकुलेटेड फाइंड करेंगे, है ना। तो जेड का फॉर्मूला लगा दिया, क्योंकि मुझे S1 S2 गिवन था, तो मैंने S1 S2 वाला फॉर्मूला लगाया, यहाँ से मुझे जेड मिल जाएगा, है ना। सारी वैल्यू को पुट किया मैंने और मुझे जेड मिल गया 7.1428। नाउ 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर जाएंगे और जेड की वैल्यू आपको मालूम है 1.96 होती है। अब देखो, ये टेबुलेटेड वैल्यू, ये कैलकुलेटेड वैल्यू, तो कौन सी वैल्यू बड़ी है? कैलकुलेटेड वैल्यू बड़ी है, इसका मतलब अगेन आपका हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा, तो H1 एक्सेप्ट होगा। और H1 एक्सेप्ट होने का मतलब है आप क्या कह सकते हैं कि देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन एवरेज इनकम ऑफ द लोकेलिटीज। और इस लाइन को आप यहां पर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, और ये क्वेश्चन आपका इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, और हमारा टी टेस्ट फॉर 2 सैंपल भी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि एक ही टाइप का क्वेश्चन यहां पर बनेगा जनरली, है ना। तो मुझे लगता है आपको बात समझ में आ गई होगी। आगे देखिए, गेट टेस्ट फॉर सिंगल प्रपोर्शन, गेट टेस्ट फॉर सिंगल प्रपोर्शन। अब यहां पर जरा देखें क्या करना है। यहां पर देखो क्या करेंगे आप, टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन प्रोपोर्शन ऑफ सैंपल एंड पॉपुलेशन। यहां पर सैंपल, यानी कि यहां पर सैंपल एक ही होगा, आपको क्या करना है, सैंपल का प्रोपोर्शन और पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में सिग्निफिकेंट डिफरेंस को चेक करना है। मतलब यहाँ मीन को नहीं चेक करना, यहां पर मीन का डिफरेंस नहीं चेक करना, हमें प्रोपोर्शन का डिफरेंस चेक करना है। बात समझ में आया कि सैंपल और पॉपुलेशन में। अब यहां पर जरा देखिए, लेट एक्स बी द नंबर ऑफ सक्सेस। यहां पर जो एक्स होगा वो नंबर ऑफ सक्सेस होगा, इसको हम कैपिटल एक्स या स्मॉल एक्स कुछ भी लिख सकते हैं। एक्स बी द नंबर ऑफ सक्सेस इन एन इंडिपेंडेंट ट्रायल, मतलब एन इंडिपेंडेंट ट्रायल में एक्स क्या है, यहाँ पर नंबर ऑफ सक्सेस है। मतलब यहाँ पर क्वेश्चन कुछ उस टाइप के होंगे जैसे प्रोबेबिलिटी में होते हैं, विद कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी और यहाँ ऑफ सक्सेस, यानी कि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को हम किससे रिप्रेजेंट करना है, पी से, फॉर ईच ट्रायल। अब यहाँ पर देखिए जरा, स्टेप से समझ में आएगा आपको एक्चुअल में करना क्या है। देखिए सबसे पहला स्टेप तो हमारा अगेन सेम रहेगा, नल हाइपोथेसिस, है ना। स्टेप नंबर 2 भी हमारा सेम रहेगा। अब यहाँ पर हो सकता है कि ये 2 टेल टेस्ट हो, 1 टेल टेस्ट हो, कुछ भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं ना, जेड को फाइंड करेंगे। जेड को फाइंड करने का तरीका क्या है, यहाँ पर देखिए फॉर्मूला ये रहेगा आपको जेड के फाइंड करने का, जेड इक्वल टू स्मॉल p माइनस कैपिटल P अपॉन अंडर रूट में PQ अपॉन n। अब यहाँ पर जरा ध्यान दें, यहाँ पर जो स्मॉल p है ये आपका है ऑब्जर्व प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेस, यानी कि प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेस है। कैसे निकालेंगे, x अपॉन n से। x क्या है हमारे पास,
नंबर ऑफ सक्सेस, यानी कि ऊपर लिखेंगे आप नंबर ऑफ सक्सेस, नीचे लिखेंगे आप सैंपल साइज, तो यहां से आपको मिल जाएगा स्मॉल p की वैल्यू, जिसको हम बोलते हैं ऑब्जर्व प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेस, स्मॉल p। कैपिटल P प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, ये हम पहले ही देख चुके हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हमारा कैपिटल P है, स्मॉल p में से कैपिटल P को माइनस करेंगे, अंडर रूट में पी क्यू, P यहाँ पर कैपिटल P कैपिटल Q है, तो कैपिटल P प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है और कैपिटल Q प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर है। सीधी सी बात है, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आपकी P है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर 1 माइनस P होगा। तो हम इस फॉर्मूले को लगाएंगे स्टेप नंबर 3 में। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद सेम है, स्टेप नंबर 3 के बाद, ये हमारा स्टेप नंबर 3 था, ये हमारा स्टेप नंबर 4 है और ये स्टेप नंबर 5। तो स्टेप नंबर 4 क्या होगा, आपको जेड टेस्ट टेबल पे जाना है और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के कॉरस्पॉन्डिंग जेड की वैल्यू देखनी है। कंक्लूजन सेम, कंक्लूजन हर जगह सेम है। आपको क्या करना है, जेड की कैलकुलेटेड वैल्यू अगर टेबुलेटेड वैल्यू से कम है तो एक्सेप्ट करेंगे, नहीं तो रिजेक्ट करेंगे। कॉन्फिडेंस लिमिट अगेन यहां पर आ जाएगी, कॉन्फिडेंस लिमिट का फॉर्मूला आप देख लीजिए, ये दोनों फॉर्मूले आपको याद करने हैं। अगर कॉन्फिडेंस लिमिट पूछी जाएगी तभी आप बताएंगे, अपनी मर्जी से नहीं बताएंगे, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन में पूछा है तो आप बता देंगे। क्वेश्चन देखिए, एक कॉइन वाज टॉस, एक कॉइन को टॉस किया जाता है 400 टाइम्स, इसका मतलब यहाँ पर हमने 400 बार कॉइन को टॉस किया तो हमारा सैंपल हो गया 400, दिस इज द सैंपल साइज। एंड हेड टर्न अप 216 टाइम्स, और उसमें हेड कितनी बार आ रहा है, 216 टाइम्स हमारा क्या आ रहा है, हेड आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर 216 हमारी एक्स की वैल्यू हो गई। एक्स क्या था, जरा ध्यान से देखो, एक्स था हमारा नंबर ऑफ सक्सेस इन इंडिपेंडेंट ट्रायल। भाई एन इंडिपेंडेंट ट्रायल में आपको कितनी बार सक्सेस मिल रही है, तो 216 टाइम्स, है ना। तो ये एक्स की वैल्यू आ गई। आगे देखो, टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द कॉइन इज बायस्ड, हमसे ये पूछा है कि आप इस हाइपोथेसिस को, इस अजम्पशन को टेस्ट करिए कि जो कॉइन है वो अनबायस्ड है। देखिए अनबायस्ड का मतलब क्या है, कॉइन दो ही तरह के हो सकते हैं, बायस्ड और अनबायस्ड। अनबायस्ड कॉइन का मतलब है कॉइन के एक तरफ हेड होगा तो दूसरी तरफ टेल होगा। बायस्ड कॉइन का मतलब है ऐसा कॉइन जिसमें दोनों तरफ या तो हेड है या दोनों ही तरफ टेल है, उसको कहते हैं हम बायस्ड कॉइन। बात समझ में आ रही है। तो हमें ये चेक करना है कि कॉइन बायस्ड है या अनबायस्ड है ना, कॉइन बायस्ड है या अनबायस्ड है, ये हमें चेक करना है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, हमें सारा डेटा तो गिवन है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। पहला स्टेप सेम रहेगा, है ना। हम यहाँ पर हाइपोथेसिस क्या मानेंगे कि कॉइन क्या है, बायस्ड है, जो क्वेश्चन में दिया है कि कॉइन इज बायस्ड, ये हमारा असम्पशन हो गया। मान लिया हमने कि कॉइन अनबायस्ड है, बायस्ड नहीं अनबायस्ड है। तो अगर कॉइन अनबायस्ड है तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस यानी कि प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है। देखिए अनबायस्ड कॉइन होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.5 है। भाई दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो कॉइन अनबायस्ड होगा या कॉइन बायस्ड होगा। अगर वो अनबायस्ड है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, 0.5। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ऑल्टरनेटिव मतलब अगर कॉइन अनबायस्ड नहीं है तो क्या होगा, बायस्ड होगा भी, सीधी सी बात है। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी जो कैपिटल पी की वैल्यू है वो 0.5 नहीं हो, है ना। टू टेल टेस्ट यहाँ पर आपके पास आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, टू टेल मतलब अगर ये नहीं है तो ये क्या होगा, एक्सेप्ट होगा। क्लियर है, क्योंकि कॉइन अगर आपका अनबायस्ड है, कॉइन अगर आपका अनबायस्ड है तो ऑल्टरनेटिव, सॉरी कॉइन अगर अनबायस्ड है तो नल हाइपोथेसिस होगा, और अगर कॉइन आपका बायस्ड हुआ तो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होगा, एक्सेप्ट होगा। एक्सेप्ट होने का मतलब प्रोबेबिलिटी की वैल्यू या तो 0.5 से ज्यादा होगी या 0.5 से कम। आगे देखिए, नाउ अब हमें क्या करना है, जेड को फाइंड करना है। जेड को क्या करना है, फाइंड करना है। तो जेड को फाइंड करने के लिए जेड का फॉर्मूला लगाएंगे, सारी वैल्यूज को पुट करेंगे और यहाँ पर जेड की आपके पास कैलकुलेटेड वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, जेड टेस्ट टेबल पे जाना है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपको गिवन नहीं है तो 5% पे देखेंगे, और आपको मालूम है अब तक तो वैल्यू याद होगी 1.96 आएगी। तो यहाँ पर देख लीजिए कौन सी वैल्यू ज्यादा है, कैलकुलेटेड वैल्यू क्या है, कैलकुलेटेड वैल्यू 1.6 है और टेबुलेटेड वैल्यू 1.96 है। तो इसका मतलब कैलकुलेटेड वैल्यू टेबुलेटेड वैल्यू से कम है, तो हाइपोथेसिस हो जाएगा एक्सेप्ट। और एक्सेप्ट होने का मतलब है द कॉइन इज अनबायस्ड। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं द कॉइन इज अनबायस्ड। बात समझ में आ गई, कॉइन कैसा है, अनबायस्ड। तो ये भी मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, जेड टेस्ट फॉर सिंगल प्रोपोर्शन। अब हम बात करेंगे जेड टेस्ट फॉर डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शन। मतलब यहां पर आपको दो सैंपल दिए गए होंगे अगेन, मतलब एक तरह से देखा जाए तो कॉन्सेप्ट वही है, वन सैंपल और टू सैंपल वाला। अगर सिंगल प्रोपोर्शन था तो वन सैंपल था, यहाँ पर डिफरेंस की बात हो रही है प्रोपोर्शन की, इसका मतलब यहाँ पर दो सैंपल होंगे।
टू टेस्ट द सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द सैंपल प्रोपोर्शन। अब देखो यहाँ पर P1 P2 क्या है, सैंपल के प्रोपोर्शन है। यहाँ पर आपको दो सैंपल दिए गए होंगे, एक सैंपल का प्रोपोर्शन P1 हो गया, दूसरे का P2 हो गया। क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका अगेन सेम रहेगा। स्टेप नंबर 1 सेम है, स्टेप नंबर 2 भी आपका सेम है। स्टेप नंबर 3 में थोड़ा सा फॉर्मूला बदलेगा, P1 माइनस P2 हो जाएगा अपॉन में अंडर रूट PQ 1 अपॉन N1 प्लस 1 अपॉन N2। P1 P2 सैंपल के प्रोपोर्शन है। कैपिटल P और कैपिटल Q ये आप पहले से जानते हैं। कैपिटल P क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, Q क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, N1 N2 सैंपल का साइज है ना। P1 को निकालने का फॉर्मूला x1 अपॉन N1 होगा, P2 को निकालने का फॉर्मूला x2 अपॉन N2 होगा, जैसे वहां पर x अपॉन N था। तो ये हमारा सारा गिवन है। आगे देखो जरा नेक्स्ट। अब आप जाएंगे जेट टेस्ट टेबल में, यहां पर जाएंगे जेट टेस्ट टेबल में, और जेट टेस्ट टेबल में जाकर के जो भी आपको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिया है उस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे जेट टेबुलेटेड निकालेंगे, और उसके बाद कंक्लूजन अगेन आपका सेम रहेगा हमेशा की तरह, है ना। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखिए इसका किस तरह से आपको सॉल्व करना। बिफोर एन इंक्रीज इन एक्साइज ड्यूटी ऑन टी, है ना, बिफोर एन इंक्रीज इन एक्साइज ड्यूटी ऑन टी 800 पीपल, कितने पीपल है, 800 पीपल आउट ऑफ ए सैंपल ऑफ 100 नहीं होगा, वहां पर 800 ले लिया गया, इसका मतलब 1000 हो, कितना है 1000। तो 800 पीपल आउट ऑफ ए सैंपल ऑफ 1000 पर्सन वर फाउंड टू बी ड्रिंकर्स। मतलब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि बिफोर इंक्रीज इन एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी मतलब एक टैक्स होता है, एक्साइज ड्यूटी से बढ़ाने से पहले, है ना, इसके ऊपर टी के ऊपर 800 पीपल आउट ऑफ ए सैंपल ऑफ 1000, 1000 का सैंपल लिया जाता है, और उस मान लो जैसे पॉपुलेशन है, हमारी कंट्री की जो पॉपुलेशन है, इंडिया की जो पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन से एक 1000 पीपल का एक सैंपल लिया जाता है, या आप ऐसा कह सकते हैं कि 1000 लोगों पे सर्वे किया जाता है। तो उन 1000 लोगों में से 1000 पर्सन में से 800 पर्सन ऐसे हैं जो कि टी क्या करते हैं, ड्रिंक करते हैं, मतलब टी ड्रिंकर है। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर हमें सैंपल का साइज दे दिया 1000, पहले सैंपल का साइज कितना हो गया 1000 हो गया N1, और यहाँ पर कितने लोग टी ड्रिंक करते हैं 800, तो ये हमारे लिए एक तरह से सक्सेस हो गई। तो इसका मतलब यहाँ पर x की वैल्यू हो गई 800, इसको हमने x1 कहा यहाँ पर। सैंपल 2 पे चलते हैं। आफ्टर एन इंक्रीज इन एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाने के बाद 800 पर्सन वर नोन टू बी टी ड्रिंकर्स इन ए सैंपल ऑफ 1200 पीपल। मतलब सीधी सी बात है, एक्साइज ड्यूटी बढ़ गई मतलब टैक्स बढ़ गया, फिर टैक्स बढ़ गया तो चाय महंगी हो गई, चाय महंगी होगी तो लोगों ने पीना कम कर दिया। तो उसके बाद जब सर्वे किया गया तो 1200 में से 800 लोग मिले जो कि चाय पीते हैं। बात समझ में आ रही है, मतलब नंबर ऑफ पर्सन तो सेम ही है चाय पीने वाले, लेकिन सैंपल का साइज बड़ा हो गया, इसका मतलब लोगों ने चाय पीना क्या कर दिया, कम कर दिया, है ना। तो डू यू थिंक दैट देयर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस डिक्रीज इन द कंजप्शन। देखो इतना तो हमें पता चला कि डिक्रीज, जो चाय का जो कंजप्शन है वो डिक्रीज होगा क्योंकि नंबर ऑफ पीपल कम हो गए, लेकिन क्या ये डिफरेंस सिग्निफिकेंट होगा, इसको हमें चेक करना है कि एक्साइज ड्यूटी के बाद जो डिफरेंस है क्या वो सिग्निफिकेंट है। बात समझ में आ रही। देखिए बात यहाँ पर सिग्निफिकेंट का मतलब क्या है, नंबर ऑफ पीपल तो कम हो गए लेकिन टी का रेट तो बढ़ गया ना। तो जो बिजनेसमैन है या जो कंपनी है जो टी को सोल्ड कर रही है, उनका क्या नुकसान होगा उसमें, है ना। क्या सिग्निफिकेंट डिफरेंस आएगा, क्या सिग्निफिकेंट डिफरेंस आएगा कंजप्शन में, है ना, वो हमें चेक करना है। मतलब हमें कंजप्शन का चेक करना है, हमें बाकी चीज नहीं देखनी है। चलिए तो ये तो हमारा गिवन डेटा था ना। पहले आप P1 निकालेंगे x1 अपॉन N1 फॉर्मूले से, तो यहाँ से आपका P1 आ जाएगा 800 अपॉन 1000 आप करेंगे, यहाँ पर x1 की वैल्यू आपको गिवन है और N1 आपको गिवन है। फिर P2 आप निकालेंगे, P2 आपके पास आ जाएगा। फिर कैपिटल P निकालेंगे, फॉर्मूला आप लगा देंगे, सारी वैल्यूज आपको